Hello everyone, I am San Suhail. Welcome to Solar Bird Academy. In this video, we'll be going to cover the Unit 5 of Class 11th AI, that is data literacy, data collection to data analysis. This is a one-shot video, so everything will be covered, all the theory, including a lot of practical programs as well. So firstly, we have to understand what is data literacy because many a times I see that the questions in theory as well as in Viva comes up. What do I mean by data literacy? How will you define data literacy? So having the points in mind to this question is very necessary as it is the first topic of the whole unit. This unit is very much important. It spans to around 25 pages of this PDF. So it is quite an important one. Also, it has a lot of theory and a lot of terminologies. Also, some formulae and practical programs are also available. Okay then. So data literacy होती क्या है? It means that representation of facts or instructions about some entity, whether it be any entity, school, institution, sports, business, whatever, that can be processed or communicated by humans or machines. It is a widely known fact that AI is essentially data driven, right? So it involves converting large amounts of raw data. Also, a lot of things are written, but we'll quickly move to this topic. Data may be structured, unstructured, or semi-structured. हमने पिछले यूनिट्स में पढ़ा हुआ है कि डेटा 3 टाइप का हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर्ड होगा, या सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड होगा। देखो, स्ट्रक्चर्ड का मतलब बड़ी सीधी बात, अगर आपको टैबुलर फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ है, तो उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है एक, इसका एग्जांपल मैंने पिछली यूनिट में बता रखा है, दैट इज एक्सएमएल। एक्सएमएल एक लैंग्वेज है जो कि अब कम यूज़ होती है बट पहले बहुत यूज़ होती थी। ये एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है जहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स बना सकते हो। तो एग्ज़ाम्पल्स का एक्सएमएल है जहाँ पर कि आप इट्स नॉट दैट वेल डिफाइंड बट कहीं न कहीं स्ट्रक्चर है, कहीं न कहीं सेग्रीगेशन है और कहीं न कहीं आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि यार ये कीवर्ड इसलिए बनाया था, ये कीवर्ड इसलिए बनाया था, है ना? और लास्ट में अनस्ट्रक्चर्ड मतलब आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालो तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता होता। कोई फ़ोल्डर्स, कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं होता। सिंपल आपके जितने पोस्ट्स आए एक साथ गैलरी व्यू में आते हैं ना, सो इट्स नॉट लाइक दैट। It should be collected, organized and analyzed properly to know whether the AI input is valid or not, inspecting and modeling both structured and unstructured data, ठीक है ना? अ, the primary objective is to extract valuable information that can support decision making and drawing conclusions. As simple as that, जाहिर सी बात है भाई एआई के ऊपर है, डेटा हम सीख रहे हैं, डेटा से सीखेंगे और डेटा से मशीन सीखेगी और डेटा से हम अपने जो यानी जो डिसीजन मेकिंग वाली चीजें हैं वो एआई को ट्रांसफर करते हैं ताकि भाई एआई हमारी हेल्प करे, है ना? डिसीजन मेकिंग में और काफी सारे और टास्क में। तो ये सब खेल डेटा का है। जैसा डेटा फीड कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है। तो डेटा कलेक्शन क्या होता है? डेटा कलेक्शन मतलब पूलिंग डेटा। एक यहाँ पे टर्म आती है, बहुत बहुत ज़बरदस्त टर्म है वो और अपने आप में बहुत ही समेटी समेटी हुई है। पूलिंग डेटा का मतलब ये होता है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बट पूलिंग का ये मतलब भी होता है कलेक्ट करने के बाद एक जगह उसको स्टोर करना या फिर एक जगह उसको कलेक्ट करना। स्क्रैपिंग, कैप्चरिंग एंड लोडिंग इट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अब ये जो सोर्सेस लिखा हुआ है ना, यही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सोर्सेस, सेकंड, ये सब सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने कौन सा सोर्स किस लिए ज़रूरी होता है ना? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जो लेसन था, ये जो यूनिट था पूरा, ये मैंने 80% वो कर लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था बट पिछली वीडियो में समझा रखा है मैंने कि यानी मैं नहीं डाल पाया बिकॉज़ समहाउ आई लॉस्ट द फुटेज एंड रिकॉर्डिंग एवरीथिंग और बाद में फिर यानी चैनल डीएक्टिवेट करने का थोड़ा-सा यहाँ पर रहा बट अगेन आई एम बैक विद ऑल द वीडियोज़ एटलीस्ट ये पूरे सारे जो यूनिट्स हैं वो तो कंप्लीट हो गई है ना। अच्छा, इससे पहले एक और बात ये जो यूनिट नंबर 4 था, वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज़ द कैपस्टोन प्रोजेक्ट। Capstone project is like not that important in terms of practical and AI-ish things, बट हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे, उसको करना है, बट अभी फ़िलहाल हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ अभी हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि प्रैक्टिकल और वाइवा और थ्योरी में ज़्यादा वेटेज लेके आते हैं। कैप्स्टोन का ये है कि भाई 4-5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो 5 मार्क्स तो आपके तय हैं उससे आना। ज़्यादातर तो देखो यही होता है पैटर्न। अब 11th क्लास है, तो 11th क्लास में ज़्यादातर स्कूल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं कि भई वो कैसा यानी पेपर पैटर्न बिठाएँ, बट कहीं न कहीं 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो लॉन्ग वाला आता है। लास्ट मैंने ये देखा है कि लास्ट में एक क्वेश्चन डाल देते हैं कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का। बट कैप्स्टोन प्रोजेक्ट अपने आप में काफ़ी वेटेज रखता है, बट वो एक एआई का थोड़ा-सा अलग हट के चीज़ है ना, प्रोग्रामिंग से थोड़ा-सा अलग है, इसलिए मैं बाद में कराऊँगा उसको। पहले यूनिट नंबर 3 किया, 2 वीडियोज़ में और फिर यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं 1 वीडियो में, फिर यूनिट नंबर 6 करेंगे, उसके बाद अगर कैप्स्टोन होता है तो बढ़िया, वरना फिर जो इम्पोर्टेंट और चैप्टर्स हैं वो भी अब करेंगे, ठीक है? तो डोंट वरी, इस सेशन में ऑफ कोर्स आ ही जाना है।
including offline and online sources. High volume of collection can be the hardest part of machine learning. How much data depends on how many features? ये क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में आया था कि डेटा द वॉल्यूम ऑफ डेटा डिपेंड्स अपॉन फीचर्स ऑफ डेटा. इसका आंसर था फीचर्स ऑफ डेटा सेट, है ना. इट इज रिकमेंडेड टू कलेक्ट एज मच एज गुड डेटा एज मच एज पॉसिबल फॉर गुड प्रेडिक्शन. ठीक है, जितना डेटा आप कलेक्ट कर पाओ उतना कलेक्ट करो, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिमिट भी आती है. बिकॉज जितना अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी यूनिट ले लो 100 टीबी डेटा कलेक्ट कर रहे हो और 100 टीबी में से 20 टीबी या 30 टीबी आपका यूजलेस डेटा है या पुराना डेटा है या फिर अनवेरीफाइड डेटा है, तो कहीं ना कहीं वो मॉडल्स के आउटलायर्स बना देता है. मॉडल्स का जो एक्यूरेसी है वो कम करता है. इसीलिए ज्यादा डेटा कलेक्ट करो, इट इज गुड, बट एक लिमिट में करो कि जिससे मीनिंगफुल डेटा आपके पास आए. सो यू कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन कलेक्टिंग डेटा. सही है. इंपॉर्टेंट थिंग वाइल कलेक्टिंग इज डाइवर्सिटी, यानी कि डेटा सिर्फ एक सोर्स से ना आए. ऐसा ना हो कि सिर्फ आप सर्वेस कर करके डेटा ला रहे हो. बहुत डाइवर्सिटी होनी चाहिए. अब क्या डाइवर्सिटी किस फॉर्म में वो आगे टॉपिक बताया गया, बट डाइवर्सिटी होनी चाहिए. डाइवर्स डेटा कवर मोर सिनेरियोस, सो व्हेन फोकसिंग यू शुड ऑल कलर्स. ठीक है. द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल. ये पॉइंट सिमिलर सा है कि भाई क्वांटिटी डिपेंड करती है अपनी टाइप ऑफ मॉडल या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल, है ना. सिंपल है, अगर लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन है तो स्मॉल बैचेस से भी हो जाएगा. बिकॉज अगेन उसमें सेट नंबर्स हैं, सब 26 मतलब उसमें अल्फाबेट्स आते हैं और नंबर से अपने, है ना. तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें ट्रेन करने का. बस उसको एक बार अलग अलग एंगल से फॉर एग्जाम्पल आप इमेज भेज दो मॉडल को तो सीख लेगा वो. ज़्यादा कुछ बहुत हैवी नहीं है. बट कहीं ना कहीं अगर मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं एआई का यूजेज, तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है. बिकॉज मेडिकली मतलब मेडिकल एआई वैसा खेल की बात नहीं है किसी को कुछ भी दे दिया उन्हें उठा के. बिकॉज इट लाइफ डिपेंड्स अपॉन मेडिकल फैसिलिटीज एंड मेडिकल प्रोसेसेस, है ना. Before collecting, scientists may understand the problem, preferable solution and data requirements. Sources, data is a main ingredient. There are many two sources. ठीक है ना. Data is a main ingredient. प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज दो होते हैं. ठीक है ना. बहुत बढ़िया. अब आते हैं हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज पे. क्या होते हैं ये देखो. ये ना तुम्हें कभी कभार लगेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स मिल रहा है, मतलब जो प्राइमरी में आया था कहीं ना कहीं वो बातें जोड़ देंगे सेकेंडरी में. बट मेक इट वेरी क्लियर कि तुम हर पॉइंट को समझो और लास्ट में कंक्लूजन ये निकलेगा कि ज्यादातर जो चीजें प्राइमरी में है वो सेकेंडरी में नहीं है. तो वो एक सेग्रीगेशन वाला मैटर है. मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कह रहा हूँ. प्राइमरी में देखो सर्वे है, मार्केटिंग कैंपेन है, ये पॉइंट और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं तुम्हें सेम लग सकता है, बट ऐसा जनरली नहीं है. बिकॉज अगेन इसमें एक बहुत बड़ा जो मतलब जो पॉइंट मतलब डिफरेंस वाला जो पॉइंट है वो सब क्लियर कर देगा कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी में मेन एक डिफरेंस जो है वो सब क्लियर कर देगा. रोड. ठीक है ना. अच्छा जी. प्राइमरी आर टू कलेक्टेड फॉर डेटा एनालिसिस. सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो. ऑलरेडी स्टोर्ड एंड रेडी फॉर यूज. ये है एक पॉइंट जो कि डिफरेंस क्रिएट एकदम से कर देता है. देखो प्राइमरी सोर्स ऐसा सोर्स होता है जहां पर आप प्रॉब्लम ढूंढने के बाद या फिर सॉल्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद आप डेटा कलेक्ट करने शुरू करते हो. एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये मेरी एक नई ब्रांड खोल रहा हूँ मैं, एंड ब्रांड ऐसी है कि बहुत नीश कस्टमर्स चाहिए मुझे, बहुत स्पेसिफिक कस्टमर्स चाहिए. तो उनके लिए जब मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी तब जाकर के मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ. लेकिन वही अगर मेरी एक ब्रांड बनी हुई है और मेरे प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से बैठी कि वेब सारी जितनी फॉर एग्जांपल फैशन ब्रांड्स की वेबसाइट है मेरे को वहां से डेटा उठाना है, तो वो एक ऑलरेडी मेड प्री मेड डेटा सोर्स है. मुझे वो अपने डेटा एनालिसिस के शुरुआत के लिए बनाना नहीं पड़ा. समझ में आ रही बात. वो होगा सेकेंडरी डेटा सोर्स. एग्जाम्पल भाई सोशल मीडिया के पोस्ट अवेलेबल हैं, वेब स्क्रैपिंग मतलब वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आपको स्क्रैप कर रहे हो आप. सैटेलाइट्स चल रही हैं, डेटा भेज रहा है, ओपन सोर्स भी है, प्राइवेट भी है, सब चीज़ें हैं, बट आपको डेटा निकालना है. डेटा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि गिटहब पे रिपॉज़िटरीज़ बनी हुई हैं, तो सारे रिपॉज़िटरीज़ ऑलरेडी हैं, बट आप उन सारे रिपॉज़िटरीज़ में से डेटा निकाल रहे हो. लेकिन वहीं प्राइमरी सोर्स में क्या है कि आपने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आप सॉल्यूशन की तरफ भाग रहे हो और सॉल्यूशन की तरफ आपने देखा क्या डेटा ये तो फिट ही नहीं बैठ रहा, तो मुझे नया डेटा बनाना पड़ेगा या फिर कलेक्ट करना पड़ेगा अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए. सर्वे करवाऊंगा, मैं इंटरव्यूज लूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, मैं मार्केटिंग कैंपेन्स चलाऊंगा फॉर द सेक ऑफ माई प्रॉब्लम. तो वो है प्राइमरी सोर्स. क्वेश्चनेयर मैं क्वेश्चनेयर्स दूंगा फिजिकल फॉर्म में, फॉर्म्स के फॉर्म में, ऑनलाइन जो भी है. मैं क्वेश्चनेयर्स से स्केलिंग करवाऊंगा, लोगों को रेटिंग उनसे दिलवाऊंगा और मतलब रेटिंग लूंगा उनसे, और उसके बाद मैं अपनी प्रॉब्लम में इसका एक सोर्स डालूंगा डेटा का, है ना. तो ये तरीका है. अब प्राइमरी सोर्स कौन से सर्वे है ये सब बता दिया मैंने. एग्जाम्पल देख लो ज्यादा अच्छा रहेगा. इंटरव्यूज है,
ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स एन ऑनलाइन सर्वे टू कलेक्ट एम्प्लॉयी फीडबैक अबाउट जॉब सैटिस्फैक्शन। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। यहाँ पे रेटिंग वाला पॉइंट भी आ जाता है 1 टू 5 वाला स्केल। और वही सेकेंडरी डेटा सोर्स होते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे आप एनालाइज़ कर रहे हो कि कैसे तरीके से पोस्ट डाले जा रहे हैं या फिर क्या बर्निंग टॉपिक या हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल सोशल मीडिया में, उसके हिसाब से आप जो भी फर्दर प्रोसेस है आप कर रहे हो, है ना? उसके बाद वेब स्क्रैपिंग है भाई, बहुत सारी वेबसाइट से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, यूज़र्स की फीडबैक ले रहे हो, चीज़ें ले रहे हो, इमेजेस ले रहे हो, जो भी है। तो आप प्राइस एनालाइज़ करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नया हेडफ़ोन बनाया और मैंने 20 वेबसाइट से या 20 बहुत कम है, 200 वेबसाइट से मैंने प्राइस ट्रैक करा कि यार आखिर 200 वेबसाइट्स किस हिसाब का इन फीचर्स के हिसाब से प्राइस पॉइंट रख रही हैं। तो लेट अस सपोज़ मेरे में डॉल्बी साउंड भी है, मेरे में नॉइज़ कैंसलेशन भी है, जो भी चीज़ है। उसके साथ मैंने देखा कि यार एक्स प्राइस चल रहा है, तो मैं एक्स प्लस माइनस 100, 200, 500 कर दूँगा, इस तरीके से। वो ऑलरेडी प्राइस लिस्टेड है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वेबसाइट्स पर है, पर मुझे स्क्रैप करना मेरा काम है। सैटेलाइट वेदर है, चीज़ें है ना। और कैगल द डेटा सेट हब, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे डेटा सेट्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एक शायद एआई ही क्लास 11th में ही आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा जहाँ पर आपको कैगल यूज़ करना पड़ेगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि 11th में है या 12th में, बट कैगल यूज़ करने के बाद आपको कैगल से डेटा उठा करके आपको काम करना पड़ता है। और गिटहब तो पता ही है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कोड रिपॉजिटरी, प्रोग्राम रिपॉजिटरी। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, एक्सप्लोरिंग डेटा। दिक्कत ये है ना, ये 4 जो चीज़ें बताऊँगा ना इसमें मैं, ये बहुत कन्फ्यूज़िंग है और बहुत भूलने वाली। मैं चाहता ये हूँ कि अगर आपके पास इसकी फिज़िकल कॉपी है, तो आप उसको कहीं पेंसिल से नोट कर लें, हिंदी में, इंग्लिश में जैसा आप चाहें। वरना नहीं है तो एक कॉपी देकर के नोट्स बना लें एटलीस्ट इस टॉपिक के। अभी तक इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही आया है और ये बहुत बार आता है। मतलब जितनी बार आपका ये 11th का ये चैप्टर है या फिर ये यूनिट आएगा, तो ये तो क्वेश्चन आना ही आना है। और इसमें क्या होता है ज़्यादातर, जितना मैंने देखा है कि उसमें सेग्रीगेशन होता है कि अभी आपको इतने-इतने पॉइंट्स दे दी, उसके हिसाब से आपको छाँटना पड़ेगा ऑन दीज़ पॉइंट्स। अब क्या है समझते हैं। लेवल ऑफ मेजर, अच्छा, एक्सप्लोरिंग डेटा मतलब उसकी वैल्यूज़, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका वॉल्यूम, उसकी एक्यूरेसी, सब चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। कितना कितना रेंज है उस डेटा का, कितने एक्सट्रीम पॉइंट्स है उस डेटा के, सब चीज़ें हम उस एक्सप्लोरिंग डेटा वाले पॉइंट से समझ सकते हैं ना। बहुत बढ़िया। अब आता है लेवल ऑफ मेजरमेंट। नॉट ऑल डेटा कैन बी ट्रीटेड इक्वली, दैट इज व्हाई मेजरिंग ऑफ डेटा इन डिफरेंट यूनिट्स इज इंपॉर्टेंट। It makes sense to classify data sets on different criteria. Some are quantitative and some are qualitative. क्वांटिटेटिव मतलब जो कि क्वांटिटी देखी जाए कि भाई वॉल्यूम के हिसाब से, साइज के हिसाब से उस डेटा को सेग्रीगेट या सॉर्ट कर रहे हैं। वही क्वालिटेटिव क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, कितना एक्यूरेट है डेटा, कितने अच्छे यानी डेटा रिफाइंड डेटा है, उस हिसाब से हम सॉर्ट कर रहे हैं ना। तो ठीक है, अब इसका ये देखो लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। क्वाड्रेट, ठीक है। देखो डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, क्वांटिटेटिव के हैं, क्वालिटेटिव के नॉमिनल और ऑर्डिनल। ये बात तुम्हें यहाँ से समझ में थोड़ी शायद कम आए, बट इस इन पॉइंट से सीधे चलते हैं। अब कोई फायदा नहीं है इनको बताने का, इसको मैं ना इस चार्ट को मैं लास्ट में बताऊंगा, यानी कि इसके बाद ये 4 पॉइंट्स कवर करने के बाद। क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट कंटीन्यूअस आता है, क्वालिटेटिव में नॉमिनल और ऑर्डिनल आता है। ये बात समझ में आ गई। नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल का मतलब ये होता है कि भाई उस ऐसे कोई डेटा की क्वांटिटी, आई मीन ऐसी डेटा की कोई वैरायटी जहाँ पर नंबर्स ना हो, जहाँ पर नंबर्स नहीं हो तो कैलकुलेशन भी नहीं हो सकती। इसका मतलब इनका कोई रैंक भी नहीं डिसाइड कर सकते या फिर इनका प्रीसीडिंग ऑर्डर या फिर कोई एक सेट सीरीज हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि कार के ब्रांड्स, एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी। वैसे आप थोड़ा-सा डेप्थ में जाओगे कि भाई ऑडी ने मतलब बहुत चीज़ें हैं फिर तो, लेकिन अगर तुम ऑन द सरफेस लेवल देखोगे तो इनको तुम क्लासिफाई कैसे करोगे? इनको तुम रैंक कैसे करोगे? नहीं कर सकते। मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू और ऑडी, कौन पहले है, कौन बाद में है, इसका कोई फिक्स्ड सीरीज़ नहीं है। या तो फिक्स सीरीज़ है ही नहीं या फिर बहुत सब्जेक्टिव है कि भाई किसी को बीएमडब्ल्यू ज़्यादा पसंद है तो फर्स्ट नंबर पे रखेगा, किसी को ऑडी पसंद है तो इस तरीके से। लेकिन कोई लेवल ऑफ मेजरमेंट हम डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई इनका ये इससे अच्छा है या उससे अच्छा है। इनके कोई नंबर्स ही नहीं है इसमें। इसका मतलब नॉमिनल का मतलब होता है कि सिर्फ ऑन द सरफेस लेवल या ऑन द नेम लेवल, सिर्फ नाम के हिसाब से हम कहीं न कहीं कर सकते हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द सिंपलेस्ट और लोएस्ट ऑफ द 4 वेज टू कैटेगराइज इट। नॉमिनल मीन्स इन नेम ओनली, सिर्फ नाम के हिसाब से हम हमें चलना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताऊंगा। कलर ऑफ आइस एक और एग्जांपल, येस और नो रिस्पॉन्स टू सर्वे, जेंडर सर्वे, सॉरी जेंडर सर्वे, फिर जेंडर, जेंडर मतलब मेल या फीमेल। अब मेल और फीमेल में कौन सा ऊपर रखेंगे, आपको
कॉमा लगा के आगे लिखना पड़ेगा, नीचे ऊपर को किसी नहीं है ना। वैसे ही रिस्पॉन्सेस टू अ सर्वे, सर्वे में किसी ने येस दिया, किसी ने नो दिया, या फिर किसी ने फॉर एग्जांपल आइसक्रीम कितनी पसंद है, आई मीन कौन सी पसंद है आइसक्रीम, उसने बोला कि वाइट वाली चॉकलेट वाली, तो इट हार्डली मैटर्स कि उसको चॉकलेट पसंद है या उसको ब्लैक करंट पसंद है, वो चीज़ है ना, कोई इसमें फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। इवन सम थिंग्स विद नंबर्स एसोसिएटेड विद देम सच एज़ नंबर्स ऑन द बैक ऑफ रीडर्स टी-शर्ट आर नॉमिनल बिकॉज़ दे आर यूज्ड एज़ नेम्स। ऐसे नंबर्स भी कभी-कभार इस घेरे में आ जाते हैं जिनकी कोई उनकी कोई वैल्यू ना हो, नंबर्स के फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई वैल्यू ना हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम के हिसाब से उसको डिफाइन कर रहे हैं। है ना? जैसे कि CR7 है या फिर एमएस धोनी का 7 है, तो 7 का मतलब ये नहीं कि वो 7th नंबर पे बैटिंग करने आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 7th नंबर का मतलब ये होता है सिर्फ उसको उसको एक कॉल आउट से मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई 7 नंबर मतलब धोनी, 7 नंबर मतलब रोनाल्डो। इस तरीके से हम प्लेयर्स की जर्सी नंबर है जो भी हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है? नॉर्मली तो मतलब समझ में आ गया, और अच्छा एग्जांपल इसका यही होता है। इसमें क्या होता है ना, इसी एग्जांपल को क्या लिख सकते हो आप, इसमें ये डिफाइन, इस एग्जाम्पल में अगर आपको एक्सप्लेनेशन करना हो, तो आप भी कर सकते हो कि यार 7 नंबर का मतलब ये नहीं होता कि 7वें नंबर पर वो बैटिंग या बॉलिंग करने आएगा। 7 नंबर इज़ जस्ट टू, यानी लेबल हिम और आइडेंटिफाई, है ना? 7 नंबर का मतलब ये नहीं होता कि 7वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है। फिर आते हैं हम ऑर्डिनल लेवल पे। ऑर्डिनल का मतलब ये होता है ग्रुप्स में एक तरीके से डिफाइन, मतलब उसको वो कर दिया कि भाई एक ग्रुप एक कैटेगरी को फोकस करेगा या फिर एक जॉनर का वो होगा। जैसे कि रेस्टोरेंट में जाओ आप, रेस्टोरेंट में जाने के बाद अगर आपको फीडबैक फॉर्म बाद बाद में देवो कि भाई आपको हमारा ये खाना कैसा लगा, आपको 4-5 ऑप्शंस दे दी कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल है अनपैलेटेबल, अनएपेटाइजिंग, जस्ट ओके, टेस्टी एंड डिलीशियस, ये 5 ऑप्शन दे दिए। अनपैलेटेबल मतलब आप, इतना बुरा है कि इट इज़ इट कैन नॉट बी पैलेटेड, इट इज़ अनपैलेटेबल। सेकंड अनएपेटाइजिंग, है ना? थर्ड जस्ट ओके, फोर्थ टेस्टी, फिफ्थ डिलीशियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं न कहीं इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें सॉर्टिंग है, इसमें एक ऑर्डर है, समझे? ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि अगर डिलीशियस करा हो तो सबसे अच्छा लगा, और अगर अनपैलेटेबल करा तो सबसे बुरा लगा। एक्सट्रीम्स भी वैल्यूज़ हैं इसमें, एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहीं न कहीं एक्सिस्ट करती हैं। अगर मैं चूज़ करूँगा कि भई अनपैलेटेबल था, तो कहीं न कहीं रेस्टोरेंट को समझ में आ जाएगा कि भई रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं था, इतना बुरा था कि अनपैलेटेबल मैं टिक करके गया हूँ। ठीक है ना? उसके बाद नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो टू हाई, जहाँ पर भी एक सीरीज़ या एक सॉर्टिंग होती है ना, वो हम नॉमिनल में जानते हैं। आई मीन सॉरी, ऑर्डर में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। और एग्ज़ाम्पल्स देख लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कब-कब आपने मेथड्स यूज़ करे बैंकिंग के? आप कब-कब बैंक के काम के लिए आप बैंक के अंदर गए फिज़िकली? तो नेवर यूज़, 0 का मतलब होता है नेवर यूज़, और 10 का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। मतलब मैं हर बार ही लगभग लगभग ऐसा है कि हर बार ही मैं बैंक में फिज़िकल काम के लिए मैं फिज़िकली बैंक में जाता हूँ। तो ये 10 का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा, और 0 का मतलब हुआ सबसे कम। तो यहाँ पे एक लो टू हाई या हाई टू लो वाला रेटिंग है, एक्सट्रीम पॉइंट्स अवेलेबल है। समझ में आ गई बात? हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड द सांता फे ग्रिल टू अ फ्रेंड? 7 का मतलब होता है सब मैं करूँगा ही करूँगा, और 1 का मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं करूँगा। समझ में आ रही बात? एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट का अच्छा जाता है, और यहाँ पे रेटिंग भी अच्छी जाती है कि भई हाउ मच आर यू सैटिस्फाइड? तो ये एग्ज़ाम्पल्स देखो, एग्ज़ाम्पल्स दिमाग में रखोगे, कभी कन्फ्यूज़ नहीं होगे। ऐसी जब पहली बार ये हमारे टेस्ट में आया था ना, ये वाला चैप्टर, तो भाई साहब मैं तो नाम ही भूल गया। नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, मुझे 2 नाम ही याद नहीं आया, कुछ इस तरीके था। मेरा सब कुछ लिख दिया मैंने उसमें, शायद शायद 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो 1 या 2 मेरे मार्क्स आए थे। तो मुझे नाम ही याद नहीं आया। लेकिन जब से मैंने सोचा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे याद रखूँगा कि नॉमिनल का मतलब नेम से, यानी कि एमएस धोनी। ऑर्डिनल का मतलब होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑर्डर डिफाइंड है, बाकी कुछ इसका नंबर से कैलकुलेशन नहीं हो सकती। समझ रहे हो? इम्पोर्टेंट ये है, इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम कि 7, एक बंदे ने 7 करा, एक बंदे ने 1 करा, 7 + 1 8, अरे! इसका तो आंसर 8 आ रहा है एवरेज, नहीं कर सकते ऐसे, आप नहीं कर सकते। ये कैलकुलेशन के लिए नहीं बना हुआ है ना? वैसे ही रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल आता है बहुत अच्छा होटल में। तो इसीलिए नाम याद रखो, होटल आपको क्वेश्चन कर रहा है एक्सपीरियंस के बारे में, एक्सीलेंट, गुड, सैटिस्फैक्टरी एंड अनसैटिस्फैक्टरी। यहाँ पर ऑर्डर और रैंकिंग तो है, बट यहाँ पर मेजरमेंट ऐसा नंबर वाइज़ नहीं है। समझ में आ रही बात? इसको आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते एक तरीके से। अब आते हैं हम इंटरवल लेवल पे। देखो इंटरवल लेवल से तुम्हें इंटरवल समझ में आ गया? डिफरेंसेस या फिर गैप्स। तो इंटरवल लेवल में ना गैप्स एक मीनिंग बनाते हैं।
जैसे कि शू साइज है, अब अगर मेरे को 2 साइज दिए जाएँ कि यार तुम्हारे पैर मतलब तुम्हें 2 साइज दे रहे हैं 5 नंबर 10 नंबर। अब ज़ाहिर बात है 5 नंबर बहुत छोटा होगा, 10 नंबर ठीक होगा या 11 नंबर 12 नंबर ठीक होगा। तो इसका मतलब डिफरेंसेस ज़रूरी हैं या फिर डिफरेंसेस एक सेंस बनाते हैं। अब जब ये इंटरवल लेवल है तो इसमें ऑर्डर तो डिफाइंड है, मतलब ऑर्डर तो मीनिंग बनाएगा ही बनाएगा, बट यहाँ पर एक तरीके से डिफरेंस भी मीनिंग बनाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे डिफरेंसेस इक्वल हो, समझ रहे हो? जैसे कि अ, जैसे कि शू साइज़ है। शू साइज़ अगेन एग्ज़ाम्पल है, डिफरेंसेस बनाते हैं मीनिंग, बट ज़रूरी नहीं है कि 10 नंबर जो है मतलब 5 नंबर जो है वो 10 नंबर का डबल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हो? वो डिफरेंस हो सकता है उसमें कि भई 10 नंबर जो है वो 5 का डबल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि भई 10 नंबर बड़ा होगा, 5 नंबर छोटा होगा। समझ में आ रही बात? The differences between interval scale data can be measured through though the data does not have a starting point as zero में। जैसे कि सेल्सियस स्केल है या फ़ारेनहाइट स्केल है, यहाँ पे इंटरवल स्केल बनाते हैं कि भई 100 डिग्री जो है वो 60 प्लस 40 का एडिशन है। 60 और 40 का एडिशन 100 बनाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 50 डिग्री जो है वो 25 का डबल है। समझ रहे हो? मतलब 25 डिग्री जितना गर्म होगा, उसका डबल गर्म होगा 50 डिग्री, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। डिफरेंसेस सेंस बनाते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या रेशो ये सब चीज़ें सेंस नहीं बनती यहाँ पर। वही चीज़ लिखी हुई है, डिवीजन ऑफ 2 नंबर डज़ नॉट मेक सेंस, स्केल और रैंक आर गुड एग्जांपल्स, वन कैटेगरी इज हायर देन अदर दैट इज ऑर्डर्ड, देयर इज अ कांस्टेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द जीरो इज जस्ट अ पॉइंट ऑन द स्केल और देयर इज नो नेचुरल जीरो पॉइंट, यानी कि जीरो जीरो का मतलब ये नहीं हो 0 डिग्री का मतलब खत्म, नहीं, -5 डिग्री भी होता है, -15 डिग्री भी होता है, तो जीरो पॉइंट का कोई ऐसा एज सच एग्जांपल नहीं कर सकते है ना। ईयर्स इन व्हिच द होल फूड्स मार्केट इन कॉर्पोरेशन स्टॉक स्प्लिट, अब 2 इयर्स हैं, अब 2 इयर्स को तुम रेशियो कैसे लोगे ना यार? रेशियो करके तुम करोगे क्या? क्या मिल रहा है तुम्हें रेशियो करके, है ना? टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, 0 इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ कोर्स, शू साइज़ एंड ड्रेस साइज़, देयर इज़ नो नेचुरल ज़ीरो पॉइंट। ये 4 एग्ज़ाम्पल्स ना ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं इनको। अच्छा, अच्छे एग्ज़ाम्पल याद रखना, एग्ज़ाम्पल से याद हो जाती है चीज़ें, है ना? मुझे भी एग्ज़ाम्पल से मतलब याद हो जाती है, अगर मुझे ये याद नहीं आता है तो एग्ज़ाम्पल इज़ लाइक गुड, है ना? ईयर्स इन व्हिच, हाँ, ठीक है। रैंक्स ऑफ इंडी 500 रिजल्ट्स टेस्ट स्कोर्स, रैंक्स आर गुड, है ना? अ, फिर आता है देयर इज़ नो मीनिंग टू द रेशियो 80 टू 20 और 4 टू 1, तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता। एग्ज़ाम्पल से याद रखोगे बहुत आराम से सॉर्टिंग हो जाती है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन्स आते हैं, ऐसे कोई बहुत भारी क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, उनको वो एक क्वेश्चन में तुम्हें टेम्परेचर दे देंगे और तुम्हें यानी वो साइज़ वाइज़ दे देंगे, समझ में आएगा कि इंटरवल लेवल की बात कर रहे हैं ना। क्वेश्चन्स कैसे आते हैं? तो मैं ना एक वैसे हमारे जो क्वेश्चन आता है बताता हूँ मैं। वो तुम्हें 5-6 क्वांटिटीज़ दे दी गई थी। इनको तुम्हें ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, इनको ये भी नहीं बताया था हमें कि ऑर्डिनल, नॉमिनल नाम ही नहीं दिए। जैसे उन्होंने कहा था लेवल ऑफ मेजरमेंट में इसको वो करो, सेग्रीगेट करो। अब पता होना चाहिए कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। पता होना चाहिए कौन-कौन होते हैं भई, ऑर्डिनल, नॉमिनल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव के 2-2 होते हैं। पता होना चाहिए कि भई आगे इन चारों का मतलब क्या है? समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ है। जैसे एक इसका था, फिर एक इसका था, एक इसका था। इस तरीके से होता था। हमारे यहाँ तो ऐसे ही यानी हुआ है। फिर आता है रेशियो स्केल लेवल। रेशियो का मतलब ये होता है कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल एकदम दिमाग में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कूल होता है ना, कोई स्कूल है, कोई कोचिंग है, वो अपने आप को किस तरीके से बताते हैं कि भई हमारे यहाँ टीचर टू स्टूडेंट रेशियो 1:15 है। तो बहुत अच्छा रेशियो हुआ। यानी कि एक टीचर सिर्फ़ 15 बच्चों को फ़ोकस कर रही है। कुछ-कुछ स्कूल्स में एक टीचर 60 बच्चों को पढ़ाती है, तो वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई पेरेंट देखेगा कि भई एक स्कूल में 1:15 का रेशियो है टीचर इज़ टू स्टूडेंट, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा रेशियो हुआ। तो रेशियो सेंस बनाता है। Number of children in a household, number of vehicles owned in a specific period, number of males to females in a classroom. Zero is a natural point which makes sense. यानी कि अगर जीरो व्हीकल्स है तो यानी कि कोई व्हीकल नहीं है, -5 व्हीकल्स नहीं हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल द स्कोर्स ऑफ 4 एमसीक्यू स्टैटिस्टिकल फाइनल वर क्वेश्चन एज फॉलोज, मैं स्किप करके पढ़ता हूँ ताकि फटाफट हो जाए। 80, 68, 20 एंड 92 आउट ऑफ 100। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो इसमें ऑर्डर डिफाइंड है, तो पहले 20 आएगा, फिर 68 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 92 आएगा। ऑर्डर डिफाइंड है, फिर डिफरेंसेस भी डिफाइंड है, यानी कि 20 प्लस 50 70 मार्क्स होते हैं। उसके बाद रेशियो भी डिफाइंड है। रेशियो का मतलब ये होता है कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे से रेशियो क्या आया, फॉर एग्जांपल एक बच्चे का 80 मार्क्स है, दूसरे बच्चे का 60 मार्क्स है। तो
80/60 इसका मीनिंगफुल रेशियो बन जाएगा। वैसे ही वेट ऑफ अ पर्सन इट हैज़ अ रियल 0 पॉइंट, यानी कि 0 वेट मतलब कोई वेट नहीं होता। ऑल्सो वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वेट्स एज एट द रियल स्केल फॉर कंपैरिजन। मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना? कंपैरिजन के लिए। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। अगर सिंपली बात करूँ तो ये होता मतलब सेंट्रल टेंडेंसी है, और सेंट्रल टेंडेंसी होता मीन मीडियन मोड ही है। सिंपल बात करें अगर, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई समरी पॉइंट जो कि पूरे डेटा सेट को एक सिंगल वैल्यू से समराइज कर दे या फिर सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दे, ताकि हमें उस पूरे डेटा सेट का एक डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लग जाए कि हाँ यार, अगर ये नंबर है या ये वैल्यू का ये नंबर है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो सकती है ना। अब ऑफ कोर्स तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा, और 11th जब तुम आए होगे, तो अगर जिसका पीसीएम है, मैथ्स ले रखे उसने, उसको पता होगा कि यार मीन मीडियन मोड से भी बढ़कर के चीजें हैं, और मीन मीडियन मोड अपने आप में बहुत लिमिटेशंस कैरी करती है। तो इसका मतलब हमें मीन मीडियन मोड से भी आगे की चीजें पढ़नी है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी मीन मीडियन मोड समझना जरूरी है। इस डेफिनेशन को पकड़ लेना बहुत तरीके से, बिकॉज बहुत आराम से पूछ लेते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कि भाई एक्सप्लेन सेंट्रल टेंडेंसी, तो 3 मार्क्स में जाहिर सी बात है तुम्हें सेंट्रल टेंडेंसी बताना पड़ेगा, तुम्हें मीन, तुम्हें मोड और मीडियन तीनों बताने पड़ेंगे, फिर एग्जाम्पल्स। इसके बाद मतलब नहीं बताओगे तो फिर शायद थोड़ा मार्क्स की दिक्कत हो सकती है ना। खैर, अच्छा, अब बहुत सिंपल से फंक्शंस हैं, ऑल्दो इट इज काइंड ऑफ अ वास्ट टॉपिक, मीन समझाना, मीडियन समझाना, मोड समझाना, बट एक बार जब समझ जाओगे ना तुम, तो डायरेक्ट फंक्शन से तीनों चीजों की साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस भी है, फटाफट समझ लेंगे, काम हो जाएगा हमारा। बट मीन मीडियन मोड पहले समझना जरूरी, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते क्यों है? ताकि हम नंबर्स पे खेल पाए, हम बहुत बड़े डेटा सेट को समराइज कर पाए, ताकि एक सिंगल वैल्यू से वही बात है रिप्रेजेंट हो जाए हमारा डेटा, है ना। मीन क्या होता है? सिंपल मीन या अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि पूरे टोटल सम ऑफ मीन अपॉन, आई मीन टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ एक्स लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अपॉन एन, यानी कि सिग्मा मतलब एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एवरेज होता है ना, एवरेज ही हमारा मीन है, एक तरीके से समझ लो। सिंपल बात में ये सब कहूंगा कि यार मीन जो होता है वो तुम एवरेज समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैथ में 6 बच्चों के मार्क्स दिए 10 में से, तो मैं तुमसे बोला एवरेज निकालो, तो पहली बात तो तुम सबको सम करोगे। फॉर एग्जाम्पल सम करने के बाद 50 आया, 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, 6 बच्चों का था, तो 50/6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो भी पॉइंट में आएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है लेजेंड के, भाई सिग्मा होता है सम ऑफ टोटल स्कोर्स, फ्रीक्वेंसी होती है एफ, एक्स मतलब स्कोर्स, और एन मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस। जैसे कि यहाँ तुम्हें एक सेट दिया हुआ है, और मीन ऑफ सेट तुम्हें दिया, मतलब तुम्हें यानी निकाला गया है, दैट इज 5 + 10 + 50 + 20 + 30 अपॉन 5, 80/5 16 आ जाएगा तुम्हारा, यही मीन होता है। अब ये सिंपल मीन हो गया, ये है। अब आता है आपका टेबुलर फॉर्मेट में, अगर आपको मिल जाए कभी भी, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में आपको डेटा मिल जाए, तो कैसे करेंगे आप, है ना। पहली बात तो है तो कंटिन्यूअस या नहीं कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि भाई 2 4 4 6 इस तरीके से आ रहा है। अब कैसे निकालोगे आप मीन? 10th क्लास में से फॉर्मूले बहुत पढ़े हैं, बट इसको थोड़ा सा फटाफट समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स करना पड़ेगा, एफ आई जिसे हम कहते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब इसकी मिड वैल्यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल 3, ये इसकी मिड वैल्यू क्या होगी 3, तो ये एफ आई एफ बन जाएगा, सॉरी एफ आई एक्स बोलते हैं वैसे, कोई बात नहीं, एक्स आई बोलते हैं बेसिकली, एक्स एक्स आई या एक्स, ये बन गया इसका, ये बन गया ये, तो 5 4 20 आ गया, तो ये एफ एक्स कर रहे हो, ये एफ एक्स कर रहे हैं, ये एफ हो गया हमारा, ये एक्स हो गया मिडिल वैल्यू उसकी, तो 6 प्लस इसकी 7। मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये मिडिल वैल्यू निकालने का तरीका होता है। लेकिन अभी 6 और 8 के बीच में 7 ही आ रहा है, इसलिए मैंने 7 डाल दिया, वरना इसकी एक्चुअल में कैलकुलेशन ऐसी होती है। ये तुम्हारा क्या बनेगा, हर के लिए अलग बनेगा, देखो हर डेटा के लिए ही एक्स अलग बन रहा है, तो यहाँ पे इसका फॉर एग्जाम्पल आंसर 7 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, इस तरीके से, है ना। वैसे ही एफ एक्स करने के बाद सिग्मा एफ एक्स करना पड़ेगा तुम्हें, यानी कि सम ऑफ ऑल दीज एफ एक्स। जब तुम्हें सम के 52 आ गया, अब 52 डिवाइड करो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट वाज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9, नहीं 9 10 10, ठीक है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई या फिर एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस तरीके से वो कह सकते हो तुम।
तो यार 4+6 4+3 7 8 9 और 10 सिग्मा एफ एक्स अपॉन ये तुम्हें नहीं करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बुक तुम्हें बता रही है कि सॉल्यूशन एस्ट्रोल में होगा क्या, लेकिन तुम तो सीधा मीन का वो लगाओ फॉर्मूला फंक्शन और डायरेक्ट फंक्शन से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, बट कैसे लगाएंगे वो समझना जरूरी है ना। तुम्हें बैठ के कॉपी भी नहीं करना कि भाई एफ एक्स क्या होगा, कुछ नहीं सिंपल होगा। 3 लाइनों का कोड मीन मीडियन मोड से पड़ जाता है, बट समझना इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़ें। कब कहाँ मीन लगाना है, कहाँ मीडियन, कहाँ मोड। अब यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स की तुम्हें एक डेटा दिया हुआ है, हाइट्स गिवन है, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द मीन। अब ये ना एक रैंडम ऑर्डर में तुम्हें दिया हुआ है कि 145 इस तरीके से। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन स्टैटिस्टिक्स को अगर हम एज एसटी कर ले कोई दिक्कत नहीं है। एसटी डॉट मीन, एसटी डॉट मीडियन, एसटी डॉट मोड, और जो भी वेरिएबल जिसमें स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तुम्हें लिस्ट में स्टोर करना है ना। तो मीन और लिस्ट का जो भी है हाइट, जैसे एच कर दो फिलहाल के। तो ये तो ब्रैकेट में ही आएगा नॉर्मल, लेकिन जो एच है वो तुम्हारा डेटा जो है वो लिस्ट में होना चाहिए, बाकी नॉर्मल तो एच में। ऐसे मैं एंटर मारा तुम्हें पूरा मीन मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रही बात, मीन मीडियन मोड ऐसे नहीं पड़ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है इससे मतलब, मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन अगेन सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना वो ये बताती है कि जो पूरा सेट ऑफ डेटा है वो किस पॉइंट से इक्वली डिवाइड हो रहा है। मीडियन वो पॉइंट है या तो वो वैल्यू है जो कि इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे पूरे सेट को। जैसे मैंने पहले ऑर्डर में लिखा उसको 1 2 3 4 5, इसका मीन 3 है बिकॉज़ ये इधर साइड से भी दो वैल्यूज़ आ रही हैं और इधर साइड से भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर जो मीन हो गया, मीडियन जो हो गया वो 3 हो। अब मीडियन का फ़ायदा क्या होता है वो समझ में आ गया तुम्हें हाफ से, लेकिन उसको निकालने का तरीका मैथ्स में असल में ये होता है, पहले आप डिसेंडिंग या असेंडिंग दोनों चलेगा, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आप डिवाइड करें। उनको सॉर्ट करें, माय बैड। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट करें। सॉर्ट करने के बाद अगर इवन आ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपकी इवन आ रही हैं, तो फिर 2 वैल्यूज़ आती हैं, अगर ऑड आ रहा है तो 1 वैल्यू आती है। n+1/2 और n/2 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आती हैं और वहाँ पे सिर्फ n/2 आता है इस तरीके से, बट वो सब मैथ्स की बात है। वो 11th या 10th की मैथ्स की बात है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीरीज़ डालनी है। अगेन एक लिस्ट में ही आप ये डेटा भरेंगे, कहाँ गया? डेटा भरेंगे। लिस्ट में भरने के बाद एसपी डॉट मीन या स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन स्पेलिंग देख लेना, कहीं स्पेलिंग गलत लिखो तुम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते समय वो। अच्छा लाइब्रेरी है तो इंपोर्ट कर जरूरी है भाई, जाहिर बात है, ये देख लेना इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एज एस टी कर दो या एज एस टी एस कर दो, तुम्हारी मर्जी है, बट थोड़ा शॉर्ट रहेगा एज एस टी एस करना, मतलब इट्स लाइक कन्वीनियंट है ना, अगर तुम्हें काफी बार यूज करता है। तो मीन मीडियन मोड ऐसे डायरेक्ट आता है कि भाई तुम्हें एक लिस्ट दे दी जाएगी, उसको कहा जाएगा कि भाई तो इसका तो मीन मीडियन मोड निकालो। मीन मीडियन मोड निकालने के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज बचती हैं, 2 मेजर्स बचते हैं, वो हम बाद में करेंगे, बट पहले मोड कर लेते हैं। मोड क्या होता है? हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मैंने एक डेटा बनाया, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हम थोड़ा सा सोचने वाला है। जैसे मान लेते हैं मैंने पूछा कि यार तुम्हें एक बार मैंने एक क्लास ली 30 बच्चों की, और मैंने एक फूड आइटम दिया पिज्जा, कि भाई तुम्हें आउट ऑफ 10 पिज्जा कितना पसंद है। तो एक बच्चे ने बोला 7, एक बच्चे ने बोला 6, एक बच्चे ने बोला 4, एक बच्चे ने बोला 9, एक बच्चे ने बोला 8, एक बच्चे ने बोला वापस 8, एक बच्चे ने बोला 7। अब ऐसे ही बढ़ते जाएगा, मान लेते हैं कोई और रिपीट नहीं हुआ एक्सेप्ट दिस। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे इम्पॉसिबल है, बट कहीं न कहीं तुम समझ रहे हो ना, 8 2 बार, अगर 30 बच्चे छोड़ो तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, अगर तुम 7 बच्चों का डेटा भी ले रहे हो ना और उसमें पिज़्ज़ा कंपैरिज़न करवा रहे हो, तो इसमें जो इसका मोड होगा ना वो 8 आ जाएगा, बिकॉज़ ये हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी है या हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू है। ऐसी वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो यही है तुम्हारा मोड। अब मोड का सिंपल सा फॉर्मूला एसपीएस डॉट मोड, वेरिएबल डाल दो और बढ़िया तरीके से आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वी अरेंज दिस इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर आप जो 22 बार देखो कि मतलब 22 देखोगे सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, बट यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा हुआ है, बट हाइट जो है या फिर जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिस्ट में बंद कर रखी है। ठीक है ना? प्रेफरेबली लिस्ट में ही बंद करना। कोई ऐसे आउट ऑफ द ब्लू एग्जांपल्स नहीं आते हैं, बिकॉज़ अगेन ये बहुत स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं। इनमें बहुत एग्जामिनर नहीं खेलता, क्योंकि उनको पता है कि यार हमें इनकी अप्रोच नहीं देखनी है, तो उस अप्रोच मैथ्स में देखी जाती है। जहाँ पे देखा जाता है फॉर्मूले याद हैं या नहीं, उस टाइम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर मोड का क्वेश्चन है और आपको बेस्ट सॉल्यूशन दिमाग में मीडियन आ रहा है, तो फिर तो एग्जामिनर आपको 0 देगा। लेकिन अगर आपको मोड दिया जा रहा है या फिर आपसे सिंपल ही कहा जा रहा है इसका वो वाली वैल्यू निकालो जो सबसे ज़्यादा बार आती है।
ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस प्रॉब्लम का अगर दिमाग में फट से सॉल्यूशन नहीं आया कि एकदम से मोड निकालो, तो फिर आपका वही डिब्बा गोल हो जाता है। लेकिन सॉल्यूशन आया, फॉर्मूला याद नहीं आया तो भी कोई फ़ायदा नहीं। एकदम से आपको सॉल्यूशन आना चाहिए और फिर अप्रोच नहीं देखेंगे, सिंपल फॉर्मूला याद आ गया, आप ले जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मीन मीडियन मोड कब-कब यूज़ करते हैं? मीन अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी जहाँ पर आपको एवरेज निकालना होता है, या फिर डेटा सेट कंटेन्स वैल्यूज दैट आर रिलेटिवली इवनली स्प्रेड विथ नो एक्सेप्शनली हाई और लो वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना। इससे ना एक वर्ड आता है, बार-बार यूज़ करूँगा मैं आगे आने वाली यूनिट्स में, एक होता है वर्ड आउटलायर। एग्जांपल लेते हैं, एक 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ एक क्लास में। केमिस्ट्री का टेस्ट था, होता थोड़ा-सा अच्छी लेवल का होता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में किसी के 7 आ रहा है, किसी के 10 आ रहा है, किसी के 12 आ रहा है, किसी के 11 आ रहा है, किसी के 13 आ रहा है, किसी के 9 आ रहा है, किसी के 5 आ रहा है। इस तरीके से एक तुम देख रहे हो कि ये सीन चल रहा है। 3-4 टॉपर्स हैं, आउट ऑफ 30 बच्चे 3-4 टॉपर्स हैं, जिनके 19 और 20 और 19 और 20 में बात है। वो बात अच्छी है उनके लिए कि उनके 19-20 आए हैं इतने कठिन टेस्ट में, लेकिन वो डेटा सेट के लिए दिक्कत है, बिकॉज़ वो एक ऐसी वैल्यूज़ है जो कि एवरेज में बहुत खराब करेंगे रिज़ल्ट रिज़ल्ट, है ना? मैं तुम्हें अगर कैलकुलेटर खोल के दिखाऊँ, थोड़ा-थोड़ा समझेंगे आप बात को, है ना? मान लेते हैं 5 बच्चों का टेस्ट हुआ और 5 बच्चों का टेस्ट 20 मार्क्स में हुआ। अब पहला केस लेते हैं जहाँ पर एक नॉर्मल एवरेज आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मार्क्स के टेस्ट में किसी के 18 आए, किसी के 17 आए, किसी के 15 आए, किसी इंग्लिश का टेस्ट है मान लो, किसी के 19 आए और किसी का 20 भी आए। कितने हुए? 89 आ रहा है। 89.5 करेंगे, करीब-करीब 17.8 आ रहा है, जो कि सही बात भी है, बिकॉज़ तुम देखो यहाँ पर 18, 17, 15, 19, 20 ये सब एवरेज, ये सब मार्क्स आ रहे हैं। इनका एवरेज 17.8 है, जो कि कहीं भी गलत नहीं है। इट इज़ वेरी मच लॉजिकल टू थिंक अबाउट कि हाँ यार, अगर 17.8 या 18 भी आ रहा है एवरेज, तो ये सही एवरेज है, बिकॉज़ 19, 20, 18 के आस-पास बात चल रही है। लेकिन वहीं अगर 7 बच्चों का टेस्ट हुआ और उनमें क्या हुआ, 7 बच्चों के टेस्ट में किसी के, अच्छा नहीं, 7 बच्चों नया डेटा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बच्चों का लेते हैं। 5 बच्चों का टेस्ट केमिस्ट्री का हुआ 20 मार्क्स का। पहले बच्चे के आ रहे हैं 7, 9, 13, 11 और 7 बच्चों को करना है ना, या 5 बच्चे करने हैं, क्या करना है? 7 बच्चे कर लें। 7 बच्चे 1, 2, 3, 4 हुए ना अभी तो। 12, 5 हो गए, 19 और 20। 91 आ रहा है अपॉन 7 करेंगे ना, 13 आ रहा है। जबकि यहाँ पर तुम देखो कहाँ गया डेटा, 7, 9 भी मार्क्स आ रहे हैं, 11, 12 भी मार्क्स आ रहे हैं। तो 4 मार्क्स तो ऐसे हैं जो कि 13 को टच भी नहीं कर रहे। तुम समझ रहे हो? ये एक आउटलायर है और तुम्हें शायद लगे कि अरे 9 से 13 कितना ही डिफरेंस हुआ, 4 का इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अब तुम्हें बहुत बड़ा डेटा सेट देखो जहाँ पे 100 बच्चे या 1000 बच्चे या 1 लाख बच्चे का टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है और उसमें आउटलायर तुम देखोगे तो तुम भी लग रह जाओगे कि यार ये क्या तरीका हुआ, है ना? आउटलायर्स बहुत डेटा के साथ, आई मीन एवरेज के साथ बहुत छेड़खानी करते हैं। तो मीन वहाँ लगाना अच्छा है जहाँ पर स्प्रेडिंग इवन हो या फिर कहीं न कहीं लॉजिकल स्प्रेडिंग हो कि भई हाँ, अगर लॉजिकल स्प्रेडिंग से मतलब कि भाई किसी के डिफरेंस 3 का आ रहा है एवरेज से, किसी का 2 का आ रहा है, किसी का 4 का आ रहा है, आउट ऑफ 20 तो इतना कुछ खास नहीं है। बट वहीं किसी के 19 आ रहे हैं और एवरेज तुम्हारा 13 आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना। तो यहाँ पर मीन काम नहीं करता। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे क्या इसका सॉल्यूशन होता है। मीडियन क्या होता है? एक्सेप्शनली हाई और लो वैल्यूज़ यूज़ करता है, आई मीन एनसर्कल करता है, तभी हम मीडियन को यूज़ करते हैं। मोस्ट सूटेबल मेजर ऑफ एवरेज फॉर डेटा ऑन क्लासिफाइड ऑन ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल मतलब नंबर वाला, रैंकिंग वाला, याद है तुम्हें? ऑर्डर वाला, जैसे क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि रेस्टोरेंट में पैलेटेबल, अनएपेटाइजिंग, ओके, ऐसा ही कुछ था। इसमें कोई रैंक होती है बट इसमें नेम वैल्यू पे नहीं जाता है, रैंक भी होती है, ऑर्डर भी होता है। मोर क्या होता है? नीड टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन पीक एंड पीक मे बी मैनी। फॉर एग्जांपल इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिंट मोर ऑफ पॉपुलर बुक्स बिकॉज़ प्रिंटिंग डिफरेंट बुक्स इन इक्वल नंबर्स वुड कॉज़ अ शॉर्टेज ऑफ सम बुक्स एंड ओवर सप्लाई ऑफ अदर्स। समझ में आया? बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ। अब मान लेते हैं एक पब्लिशर है जिसके पास 5 बुक्स के टाइटल हैं अवेलेबल। अब वो चाह रहा है कि यार मैं मिनिमम कॉस्ट में प्रिंट कर दूँ जिससे ऑर्डर और सप्लाई डिमांड की चेन खराब ना हो। तो वो क्या करता है कि सब बुक्स के, पाँचों के 5 बुक्स के 20-20 कॉपी प्रिंट कर देता है। इससे क्या हुआ कि एक बुक बिल्कुल नहीं बिकती है और एक बुक बहुत बिकती है। तो इससे जो 20 की 20 कॉपीज़ है वो सब बिक गई और एक टाइटल की 20 की एक भी नहीं बिकी, तो उसे लॉस हुआ। लेकिन वहीं अगर थोड़ा दिमाग लगा कर बोर्ड यूज़ करता, फ्रीक्वेंसी देखता, तो वो देखता कि यार बुक ए की डिमांड जो है वो बहुत है और बुक ई की डिमांड बिल्कुल कम है। तो वो क्या करेगा, बुक ए की वो
25-30 कॉपीज प्रिंट करेगा और उसकी 5 या 10 ये प्रिंट करेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी देख करके डिमांड सप्लाई को चेन को मीट कर सकता है। ये सब एग्जांपल्स क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज़ एआई पढ़ रहे हो, लेकिन ये मत भूल जाना कि एआई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वाला सब्जेक्ट है। इससे तुम सॉल्यूशंस निकालते हो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के, जो कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं या फिर एग्जिस्ट करेंगी। तो उन सबके सॉल्यूशन ही निकालने हैं एआई से, यही चाहते हैं। अब बात ये है कि यार ये ना लिमिटेड चीज़ है। 3 वैल्यूज़ पर या 3 मेजर्स पर तुम पूरे डेटा सेट मेजर नहीं कर सकते या फिर नाप नहीं सकते। तो यू नीड सम वैल्यूज़ व्हिच आर बेटर एंड हैव लेस और नॉट सेम फॉल्ट्स एंड मे बी फॉल्ट्स नहीं कहूँगा बट शॉर्टकमिंग्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, है ना? अब इसके लिए आपके पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं तुमसे कहूँगा, पिछली यूनिट में तुमसे कहा था, पिछले से पिछली यूनिट में, कि भाई तुम फलानी चीज़ के लिए कॉपी पेन लेके बैठो। वैसे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा तुम्हें कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठो। क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ना बहुत कंफ्यूज कर देगा तुम्हें कि भाई वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। समझ लेना ना बहुत ध्यान से। और मैं अभी दुखी हूँ इतना क्योंकि मैंने इस टॉपिक जो पिछली वीडियो जो बनाई थी मैंने, जो कि रिकॉर्ड हुई थी और वो अपलोड नहीं हो पा रही है बिकॉज़ मैंने कहीं खो खा दी उसको। वो इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहा था मैंने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्या बताऊँ। लेकिन उससे बेटर तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है बिकॉज़ दिमाग में चीज़ें हैं मेरे, क्या-क्या बताया था मैंने उसमें ना। तो बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तुम ये टेंशन मत लो। बट मुझे ये हो रहा है कि यार तुम्हारा टाइम बच जाता, तुम्हें शायद ये वीडियो पहले मिल जाती इस यूनिट की बिकॉज़ वो यूनिट ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होता है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? देखो, सेंट्रल टेंडेंसीज यानी मीन, मीडियन, मोड तुम्हें एक वेरिएंस का एक मेजरमेंट बता देती है। एक तुम्हें एक वैल्यू दे देती है वो, जो कि कहीं न कहीं डेटा सेट में लॉजिकल बनाती है। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अ, ज आउटलायर्स की वजह से हमारा डेटा सही नहीं आ पाता। इसलिए मीन, मीडियन, मोड वहाँ जाके अटक जाते हैं। इसी वजह से हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्पर्जन, डिफरेंसेस को मेजर कर पाएँ और एक ऐसी 2-3 नंबर्स दे पाएँ जो कि डेटा सेट को कहीं न कहीं बहुत आराम से एनसर्कल कर रहा हो, समराइज़ कर रहा हो। समझ में आ रही बात? कैसे होगा? यहाँ पर ना एक हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, एक ग्राफ सा दिया हुआ है बेसिकली, जो कि कहीं न कहीं हमें बता रहा है डॉग्स के कुछ बारे में। अब क्या है, हम ना 5 डॉग्स का डेटा ले रहे हैं। इस ग्राफ को देखना, हम 5 डॉग्स का डेटा ले रहे हैं और शोल्डर तक, सबके शोल्डर तक हम हाइट नाप रहे हैं उसकी, मिलीमीटर्स में, ठीक? इस डॉग में ब्रीड कुछ नहीं पता, बट इस डॉग के जो शोल्डर तक हाइट है वो 600 है। इस डॉग की हाइट कहीं न कहीं 400-600 के बीच में, क्योंकि अब 470 लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं। इसकी 200 से कम है, 170 है, इसकी 430 है और इसकी 300 है। सब मिलीमीटर्स में शोल्डर की हाइट हमने ऐसे लिस्ट कर दी, सही है? अब हमने क्या करा, अपना थोड़ा दिमाग लगाते हुए हमने मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करी। मीन आया 394, ठीक है? लेकिन 394 अच्छा नहीं है बिकॉज़ अगेन कहीं 170 भी आ रहा है, कहीं 600 भी आ रहा है, तो हमने क्या करा, अब थोड़ा-सा एक स्टेप आगे बढ़े। हमने शुरू करी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की कहानी, ठीक? मीन हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि 394 मीन आया था, भूलना। हमें फिर से वो ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन इस बार एक लाइन डाल दो मीन पे। जो भी मीन की वैल्यू थी 394, 394 जो वैल्यू थी उसमें ग्रीन लाइन डाल दो। डाल दी? अब क्या करना है हमें, हर एक डॉग के इंडिविजुअली उनके एक्चुअल हाइट को लेकर के मीन की लाइन के बीच में हमें डिफरेंस नापना है। जैसे इस डॉग के 600 और 394 में डिफरेंस आएगा 297, इससे 296 ऐसे कुछ आएगा, है ना? 206 206 आएगा। यहाँ पर हमें नापा कुछ आया, कुछ आया, इस तरीके से नापा, है ना? ये नहीं नापा मीन की डिफरेंस से, मीन की डिस्टेंस से, कि भाई एक डॉग का शोल्डर कितना दूर है इस फलाने मीन से। 206 आया, 76 आया, 224 आया, 36 भी आया, 94 भी आया। अब याद रखना इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही है। कहीं 76 76 ज्यादा है, कहीं 224 कम है। दोनों टाइप की वैल्यूज आ रही है, ठीक है? हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को लेना है, डिफरेंसेस को लेना है। जैसे हमने अपने पास एक जगह रखा, वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? याद रखना, डेटा में पहले वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक? हम क्या करेंगे, इन सारे डिफरेंसेस को स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे, जिससे नेगेटिव हट जाएगा। मैंने क्या बोला वापस, हमने क्या करा, सब डॉग्स की हाइट नापी शोल्डर तक,
किसी की कुछ आए, किसी की कुछ आए, किसी की इन सबका मीन निकाला, मीन एक्स आया। उस मीन से हमने सारे डॉग्स की हाइट इंडिविजुअली नापी। कुछ-कुछ डिफरेंसेस आ गए हमारे पास, कहीं 206, कहीं 94, कहीं 36, इस तरीके से डिफरेंसेस आ गए। इन डिफरेंसेस को हमने अपने पास रखा और सबको स्क्वायर किया इंडिविजुअली ऑफ कोर्स। स्क्वायर करने के बाद सबको ऐड कर दिया, ठीक है? ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। 206 को ऐड किया, 200 का स्क्वायर किया, ऐड किया, 76 के स्क्वायर में, 224 को स्क्वायर किया, ऐड किया, 36 को स्क्वायर किया, ऐड किया, 94 को स्क्वायर किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, दैट वाज 5। ये डिवाइड करने के बाद 21704 आया। ये है हमारा वेरिएंस, ठीक है? ये हमारा वेरिएंस है जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस को। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डिवीजन है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये आया वेरिएंस। अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो फिर इसका स्क्वायर हटा दो और रूट लगा दो। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर का रूट, जो कि सॉरी इसका स्क्वायर का रूट क्या कह रहा हूँ मैं? इसका स्क्वायर हटाओ करके इसका रूट लगा दो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा तुम्हारा। यानी कि अल्फा, सॉरी अल्फा कह रहा हूँ, यानी कि सिग्मा, सिग्मा का रूट, सिग्मा का रूट हमारा होता है 21704 का रूट करोगे अगर तुम, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। समझ आ गई बात? आई होप बहुत क्लियरली समझा पाया हूँ मैं, और काफी टाइम लगाया हमने इस चीज को समझने, थोड़ा सा टॉपिक था बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, बिकॉज अच्छा अब तुम्हें क्या समझना है, तुम कहोगे अरे यार ये तो करना ही, डायरेक्ट करना है, मुझे पता है फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी समझना इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करेंगे? तुम्हें जो भी तुम्हें डेटा दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। कहाँ गया? मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला लगाओ। अरे भाई कहाँ चले गया? ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे आएगा वैसे। हाँ, एस टी डेव इसका शॉर्ट फॉर्म है, एस टी डेव, और वेरिएंस को तुम्हें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ये फंक्शन से फंक्शन को तुम ऐसे शॉर्ट नहीं कर सकते, वेरिएंस और एस टी डेव, याद रख। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अ स्मॉल वेरिएंस इंडिकेट दैट डेटा पॉइंट टेंड टू बी वेरी क्लोज टू मीन एंड टू ईच अदर। यानी कि स्मॉल, अगर तुम्हारा वेरिएंस फॉर एग्जांपल 1000 नहीं आकर के 20 आया, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर 20 आया ना हमारा वेरिएंस, तो हमें ये समझ में आने कि हमारा जो डेटा है वो मीन से बहुत क्लोज है, यानी कि हमारा जो मीन था काफी सक्सेसफुल रहा। तुम समझ रहे हो? 5 बच्चों का 20 मार्क्स में से टेस्ट आके जिसका 19, 18, 17, 18, 19 ये टेस्ट है, और वेरिएंस निकालेंगे तो बहुत छोटा आएगा। एग्जांपल लेते हो, कैलकुलेटर खोलते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं। कैलकुलेटर खोलेंगे और चलो यही काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर पॉसिबल है। 5 बच्चों का डेटा, डेटा 20 मार्क्स में से टेस्ट, 19 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20, ये इसका डेटा है 94, 94 अपॉन 5, क्योंकि हमें मीन निकालना है। 18.8 मीन आया। 18.8 मीन आने के बाद हमें कहीं इसको नोट करना पड़ेगा, 18.8। अब सब वैल्यूज को डिवाइड करना है, 19 माइनस 18.8, 0.2 आया। लिख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 18.8 माइनस 18.8, 18.8 माइनस 18, वही नहीं वही आएगा सीधी, 0.2, 0.8 माइनस 0.2, और 18.8 माइनस 20, माइनस 1.2। अब ये सबको स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो माइनस 1.2 इंटू 1.2, स्क्वायर तो करो बट ये चलो ठीक है बढ़िया, 0.2 इंटू 0.2, 0.8 इंटू 0.8, 0.8 इंटू 0.8, 0.8 इंटू 0.8, ये गलत ना आ जाए, हाँ बहुत छोटा ऐसे ही है, सीधे से माइनस 0.2 इंटू माइनस 0.032 आया है। ये 1 से इतना छोटा है कि क्या बताओ, बहुत छोटा है 1 से, है ना? तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि हमारा जो मीन था
वो अच्छा था बिकॉज हमने जो वैल्यू दी थी काफी क्लोज थी, फिर ऑब्जर्वेशन हमारे काफी क्लोज थे मीन, तो 0.032 आए, नॉट इवन 10 और 1। तो ये इससे ये बताया जाता है कि यार हमारा वेरियंस था काफी छोटा है, इस वजह से मीन हमारा काफी ज्यादा, आई मीन वैल्यूज हमारी मीन से बहुत क्लोज थी। हाई वेरियंस डेटा पॉइंट्स वेरी स्प्रेड आउट, जाहिर बात है, एंड फ्रॉम वन अनदर ईच अदर, अपने आप से भी तो बहुत क्लोज है ना, तो मीन से क्लोज है तो अपने आप से बहुत क्लोज है, वैसे ही अगर मीन से बहुत दूर है, वेरियंस बहुत बड़ा आ रहा है, उसका मतलब अपने आप से बहुत दूर है। लो S3 डेफ इंडिकेट्स टेंड टू बी वेरी क्लोज, वही सेम चीज अगर स्मॉल वेरियंस है या लो स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत क्लोज है मीन से, मीन से अपने आप से नहीं बता रहा। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, हमें पता ही चलता है कि जो डेटा पॉइंट्स है वो अपने आप से बहुत दूर, आई मीन मीन से बहुत दूर है ना, या फिर बहुत लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज जैसी है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन का प्रॉपर हमने समझ लिया, कोई इसमें एक्स्ट्रा खेल नहीं का, बहुत सिंपल था। फॉर्मूला लगाओ एसटी डेव और सीधा स्टैटिस्टिक्स आया, वेरिएंस कुछ नहीं करना तुम्हें, मीन भी निकालना, मीन भी खुद निकालेगा वो, वेरिएंस लिखा फॉर्मूला एस टी एस डॉट वेरिएंस और पूरा लिखना है ना, और एस टी एस डॉट एस टी डेव, सिंपल, ठीक है ना। अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाले टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा वैसे फॉर सा इंट्रोडक्शन है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, स्टैटिस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ फॉर्मेट दैट इज कॉम्पैक्ट एंड प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विदाउट डिस्प्लेइंग वैल्यूज, दिस एंड दिस डेटा रिप्रेजेंट एक्चुअली नॉन ग्राफिकल एंड ग्राफिकल। देखो दो टाइप के आप डेटा दिखा, दो टाइप के तरीके से आप डेटा दिखा सकते हो, एक होता है विजुअल तरीका और एक होता है नॉन विजुअल या फिर ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल। होता क्या है, टेबुलर फॉर्मेट एंड केस फॉर्मेट नॉन ग्राफिकल फॉर्म है, विजुअल नहीं ग्राफिकल का, बिकॉज ग्राफ्स का इंक्लूड होना मैंडेटरी है ग्राफिकल टेक्निक में। नॉन ग्राफिकल में टेबुलर और केस फॉर्म आता है, ओवर फॉर्म ऑफ डेटा डॉट फॉर सुटेबल लार्ज डेटा सेट, नॉन ग्राफिकल नॉट सो सुटेबल ना ऑब्जेक्टिव इसमें से, ठीक है। तो होता क्या है ना, आप, मैं तुम्हें बताता हूँ, आप जैसे चीज दिखाता हूँ अ, एक चीज होती है trends.google.com, एक वैसे छोटा सा एक दिमाग में आया है मेरी एकदम से दिखाने को, एकदम से दिमाग में आया, मैं trends.google.com ये कुछ बहुत अच्छा टूल है, समझते हैं कैसा है, वो एकदम से आ गया था। एंटर कीवर्ड टू सी हाउ इज ट्रेंडिंग, आप कोई कीवर्ड डालना, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, फॉर एग्जांपल गेमिंग वर्ड है, गेमिंग, गेमिंग का हम ग्राफ देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से ग्राफ बढ़ा, ठीक है ना। हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे पास ये ग्राफ आ गया, क्या आया, पास्ट 24 आवर्स में इंडिया में ही कब कब पड़ा, देखो सबसे ज्यादा जो था वो 4 फरवरी सुबह के 1:30 बजे हम गेमिंग सर्च कर रहे थे लोग इंडिया के, ऑफ कोर्स, है ना। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 64 हो गया, फिर 100 में से 100 लोग बता रहे हैं, 100 लोगों का इसका वो है, देखो अब अभी हो रहा है 8:15 बज रहे हैं, अभी 8:15 तो नहीं बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं ऑफ कोर्स, 8:15 8:30 के बीच में 87 लोगों ने सर्च किया, समझ में आ रही बात। तो ये ग्राफ दिखा रहा है हमें, अगर मैं डेटा रेंज बढ़ा दूं तो देखना, देखा देखा बता रहा हूँ, देखो इतना ज़्यादा बड़ा डेटा है, सोचो हर एक डेट इसमें एडेड है, हर एक मंथ तो एटलीस्ट एडेड है ही है। और अगर तुम थोड़ा ज़ूम करोगे, ऐसे ज़ूम नहीं, एक ज़ूम इसमें होना चाहिए था वैसे आई गेस, पर कोई बात नहीं। अगर तुम ज़ूम भी करोगे तो उसमें सोचो मंथ्स और डेज़ के हिसाब से ये डेटा जो है ड्रिवन है। 2004 में 4 लोग सर्च कर रहे थे, जैन 2005 में 4 लोग सर्च कर रहे थे। अब तुम देखो 2020 में सबसे ज़्यादा होगा आई गेस, 2025 में 100 लोग, अक्टूबर में एकदम तहलका मचा दिया है ना। इस तरीके से सर्च हो रहा है गेमिंग टर्म। तो कितना बड़ा डेटा कितने आराम से मैंने विजुअलाइज़ कर लिया। लेकिन वहीं अगर ये चीज़ मैं टेबल में देखता तो 2004 में इतने लोग, 2005 में इतने लोग, तो मेरा दिमाग ही घूम जाता, कभी खत्म ही नहीं हो पाता मेरा एनालिसिस, समझ रही बात? तो इसीलिए ग्राफिकल टेक्नीक बहुत अच्छी होती है जब आपको बहुत डेटा विजुअलाइज़ करवाना है, बट डेटा रेंज अगर हद से ज़्यादा भी होगी ना, वो बहुत आराम से विजुअलाइज़ कर लेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि विजुअलाइज़ करने के बाद कुछ कंक्लूजन पे पहुँचने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भई मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इस डेटा को एनालाइज़ करके इस कंक्लूजन पे पहुँचूँगा कि भई आखिर गेमिंग कब से शुरू हुई। मैं देख पा रहा हूँ इस वाले ग्राफ में कि गेमिंग का जो हल्का-हल्का जो उभार था, वो कहीं न कहीं यहाँ शुरू हुआ। 2019 से जुलाई 2019, या फिर पहली जो पीक दिख रही है मुझे, वो सितंबर 2019 से पीक दिख रही है ना, पहली पीक जो आ रही है। इससे पता चला कि 2019-20 के अराउंड शुरुआत हो रही थी गेमिंग टर्म सर्च करने की गूगल पे, इंडिया में, है ना? तो ये चीज़ है। वेब सर्च में सर्च चीज़ें, बहुत चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। trends.google.com एक प्लेटफ़ॉर्म है, काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, और कोई चीज़ें देखो और भी चीज़ें दिख जाती हैं, फिर यूट्यूब गेमिंग पीसी प्राइस, बहुत चीज़ें हैं। अब इसमें ग्राफ्स आते हैं, लाइन ग्राफ, बार डायग्राम के बार ग्राफ, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम। ये 4-5 ही पढ़ने हैं आपको। इन 5 को हम मैटप्लॉट लिख के
लाइब्रेरी से पढ़ेंगे। बिना उसके ऑफ कोर्स कुछ काम नहीं बनेगा, है ना? ये लाइब्रेरी पे पूरी प्रोग्रामिंग है, यहाँ से इस चैप्टर की प्रोग्रामिंग शुरू होती है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो नहीं कहूँगा मैं, ठीक है ना? अगर तुम इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं न कहीं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पर मैट्रिसेस भी आएँगे, मैट्रिसेस लास्ट में समझेंगे और तेरी यूनिट ये खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ज़्यादा टाइम लगाएँगे नहीं, बिकॉज़ अगेन सिंपल फ़ॉर्मूले ज़्यादा हैं, आई मीन सॉरी प्रोग्राम्स ज़्यादा हैं, बट उनका समझना थोड़ा-सा स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, तो तुम कुछ-कुछ टर्म्स समझ ले, जैसे यहाँ पे कुछ टर्म्स समझ लो, कोई दिक्कत। अब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, जैसे कि पैंडास और नंपाई है, वैसे मैटप्लॉटलिब करके लाइब्रेरी क्या करता है? विजुअलाइज़ेशन ऑफ डेटा। सिंपल अगर मैं तुमसे कहूँ, डेटा विजुअलाइज़ेशन इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज़ ऑफ मैटप्लॉटलिब। अभी के लिए मैटप्लॉटलिब ही हम यूज़ करेंगे, है ना? तो पाइप्लॉट इसका एक सब मॉड्यूल है, यानी कि मैटप्लॉटलिब का एक बायप्लॉट वो है कह रहा हूँ, इसका एक सब मॉड्यूल है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं ग्राफ्स को बनाने में। जैसे कि तुम कोई कोड देखो, यहाँ पे इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot, ये पाइप्लॉट मॉड्यूल को यूज़ करेंगे ताकि पाइथन प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स, तो ये ऐसा यूज़ करेंगे और इसको पूरे मॉड्यूल प्लस सब मॉड्यूल को पीएल जैसे रेफर कर दिया, तो बाद में पीएल यूज़ करेंगे, है ना? तो ये चीज़ है। अब कैसे यूज़ करेंगे? हमें मैटप्लॉटलिब नहीं एक्सप्लोर करना, हमें मैटप्लॉटलिब का पाइप्लॉट मॉड्यूल सब मॉड्यूल एक्सप्लोर करना। कैसे करेंगे? सिंपल है। पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेंगे, उससे पहले पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब मैं भी कर सकता हूँ, थॉनी में करेंगे अपन। इसको नहीं पता थॉनी यूज़ कर रहा हूँ क्यों? पिछली वीडियो में ऐसा बता दिया था मैंने। मैनेज पैकेजेस मैटप्लॉट। अब तुम्हें दिक्कत ये करना पूरा पड़ेगा। मैटप्लॉट की पूरी लाइब्रेरी करनी पड़ेगी। अभी के लिए जहाँ तक थॉनी का सवाल है, तो मैटप्लॉट की पूरी लाइब्रेरी करनी पड़ेगी। इसमें कोई सब मॉड्यूल इंस्टॉल कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक। तो डॉट पाइपलॉट हमें खुद लिखना पड़ेगा। मैं फटाफट इंस्टॉल करता हूँ मैटप्लॉटलिब, बड़ी इंस्टॉल होने पे लगा देता हूँ मैं। मैटप्लॉटलिब जब तक इंस्टॉल हो रही है, अब देखते हैं कुछ फंक्शंस। देखो इम्पोर्टेंट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट क्या है ये? मैटप्लॉटलिब तो है, लेकिन पाइप्लॉट में ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। और पता है क्या हुआ था? एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत अच्छे-अच्छे लेवल का भी आ रहा है, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आ रहा है। हार्ड नहीं है, बट थोड़ा-सा डिफरेंट स्टैंडर्ड पैटर्न क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि हमें कोड एरिया था, उसमें ना फिल इन द ब्लैंक्स थे। बहुत बीच में ब्लैंक्स भरे हुए थे कि भाई ये फिल करो, ये फिल करो, ये फिल करो। जैसे कि उन्होंने लिखा कि ये और शो। तो अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या आएगा, बट मैं तो बताता हूँ, यहाँ पर शो पीएलटी डॉट शो आता है, यहाँ पे पीएलटी डॉट शो आता है, या पीएल डॉट डॉट शो, है ना? तो यहाँ ब्लैंक्स दिए हुए थे, हमें समझना था या कोड के हिसाब से हमें चलना था कि क्या जो कोड है ना? थॉनी में इंस्टॉल हो गया है वैसे, क्लोज़ करेंगे हम और अब थॉनी में यहाँ पर हम कर सकते हैं यूज़। अब पहली टर्म जो होती है टाइटल, टाइटल किसी भी चार्ट और बार ग्राफ का उसका दिखाता है कि भाई टाइटल क्या है, उसका सिंपल सा टाइटल है। एक्स लेबल ले एक्स एक्सिस के लिए क्या-क्या वैल्यूज़ है एक्स एक्सिस में वो बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर मैं करूँ फूड रेटिंग, तो ये वाई एक्सिस की लेबल है और ये एक्स एक्सिस लेबल है। यहाँ पे आएगा फूड ग्राफ, ऐसे कुछ भी डाल दूँगा, फूड ग्राफ टाइटल आ जाएगा मेरा। उसके बाद वाई लिम और एक्स लिम क्या आता है? वैल्यू लिमिट, यानी कि ये जो एक्स वाई एक्सिस है इसमें कहाँ तक प्लॉट होगा, मैक्स क्या होगी 60 लेट्स सपोज़, या 6 दिया हुआ है या 10 दिया हुआ है, तो ये वाई लिमिट और एक्स लिमिट होती है ना? यहाँ पे नंबर आता है कोई। वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज़ होगी कि भाई एक्स लिमिट कहाँ तक जानी चाहिए फ़ायदे से, है ना? फिर उसके बाद वाई टिक्स और एक्स टिक्स। टिक मार्क्स दिखाता है, वैसे एक्स और वाई इसमें क्या होते हैं टिक मार्क्स बताऊँगा आगे। शो तो सिंपल है भाई ग्राफ को दिखाने में। अगर तुम देखो, अगर तुमने पूरा कोडिंग कर लिया ना ग्राफ का और तुमने लास्ट में ये नहीं लिखा, तो कुछ भी नहीं दिखेगा। कोड चलेगा बट एरर नहीं आएगा, बट कोड मतलब आई मीन ग्राफ नहीं दिखेगा। तो इसलिए उसको दिखाने के लिए हमें ये डॉट शो करना पड़ेगा। पीएलडी डॉट शो या पीएल डॉट शो, जिस भी हिसाब से तुम इंपोर्ट कर रहे हो वही चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी। या फिर मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट शो, फिर ब्रैकेट लगा दो। पैरेंथेसिस में कुछ ऐसे इसमें आर्गुमेंट नहीं आता है, सिंपल है ना। सेव फिग एड्रेस क्या है? सेव द ग्राफ। अगर ग्राफ तुम्हें सेव करना है एज़ एन इमेज फॉर्मेट, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। फिगर फिक्स साइज़ वैल्यू इन टपल फॉर्म, इसका मतलब जो प्लॉट का जो एरिया है, जो साइज़ है, वो कितना बड़ा होना चाहिए। अगर तुम्हें एक फिक्स साइज़ चाहिए, तो तुम आराम से उसको कर लो, लेकिन टपल में आएगा। वैसे हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, छोड़ो इसको, है ना। लिस्ट ऑफ मार्कर्स एंड इट्स डिस्ट्रिक्शन, ये इस पे बाद में आएँगे। बस तुम थोड़ा देख लो, ऐसे लो, इम्पोर्टेंट है, समझ लो। मार्कर्स क्या होते हैं? एक ग्राफ है, लेट्स सपोज़ लाइन ग्राफ ले लेते हैं, ये ग्राफ है। मार्कर्स पता है क्या होते हैं? ये मार्कर्स हैं। ये, ये, ये मार्कर्स हैं। अब इसको तुम कस्टमाइज़ कर सकते हो कि भाई तुम्हें सर्कल चाहिए, तुम्हें ट्रायंगल चाहिए, तुम्हें कौन-सा सर्कल चाहिए, तुम्हें ट्रायंगल डाउन चाहिए, अप चाहिए, हेक्सागन, पेंटागन सब है इसमें, है ना? डायमंड वायमंड सब कुछ है। तो डॉट लगाओगे तो ये आता है सिंबल तो इसका, है ना? जैसे कि मैं दिखाता हूँ मैं। इसमें क्या है? कुछ भी मार्कर नहीं लगा हुआ है इसमें, छोड़ो इसको। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है मार्कर।
ये मार्कर स्क्वायर लगाओगे। अगर तुम नहीं लगाओगे तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं आता, बट अगर तुम्हें लगाना है तो हम ये यूज कर सकते हो। कैसे आएगा इसका आर्ग्यूमेंट अलग से दिया जाता है, बताऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम समझ लो। कुछ कुछ याद रख लो। देखो मेन अब ये तुमसे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं कहते, ज्यादातर तुमसे क्वेश्चन नहीं करता, तुम्हें यहाँ पे ट्राइंगल वाला यूज करना है, नॉर्मल मार्कर से खुद भी तुम्हारी चॉइस है। कुछ कुछ याद रख लो कि भाई जो सिंपल है याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल स्टार लगाना है तुम्हें, तो एस्ट्रिक है उसका, फिर स्टार ही है ना। अगर मैं सर्कल लगाना, सर्कल या फिर पॉइंट, इसमें सर्कल क्या है, सर्कल है ना, सर्कल के लिए ओ है। अगर तुम्हें ये चीज चाहिए ना, बड़ा सा चाहिए, तो इसके लिए ओ है। अगर तुम्हें लेट्स सपोज प्लस चाहिए तो प्लस ही है इसका। अगर तुम्हें एक्स चाहिए तो एक्स ही है इसका। सिंपल सिंपल याद कर लो। डायमंड है तो डी चाहिए, लेकिन इसका ना ये जो है ना, ये स्मॉल कैपिटल का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पी स्मॉल पी कैपिटल में बहुत डिफरेंस है। एक पेंटागन के लिए स्मॉल पी है और कैपिटल पी पूरे प्लस फील्ड के लिए है, सॉलिड पी के लिए, सॉलिड प्लस के लिए, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, है ना। इसे कुछ याद कर लो, वरना अगर तुम नहीं लगो चलेगा, वरना ओ मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर ओ लगाता हूँ सर्कल के लिए, भाई सिंपल सर्कल आ जाए। या फिर अगर बहुत हो तो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इज लाइक बाई गो टू थिंग। स्क्वायर के लिए ऐसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ये लगाओगे तो पिक्सल आएगा एक, बिल्कुल जरा सा, मतलब एक डॉट सा पिक्सल, तो मैंने समझ में आएगी। तो ये है हिसाब किताब। उसका आता है कलर कोड्स। ग्राफ का जो कलर होगा ना, ये मैं रेड से बना रहा हूँ ग्राफ, ये मैं येलो से बना रहा हूँ ग्राफ, तो ये कलर कौन सा होगा ये भी बता सकते हो तुम, ताकि कस्टमाइज कर लो तुम, है ना। तो CMKY वैसे फॉर्मेट करते हैं, बट क्या क्या है, BGR। C सायन के लिए होता है, M मजेंटा, Y येलो, K ब्लैक का, ये K ले लिया इन्होंने लास्ट में, तो इसलिए K यूज कर लिया, कि B ब्लू में यूज हो रहा है और W व्हाइट के लिए होता है। ठीक है, ये सायन वाला याद रखना बस, बाकी तो सिंपल तुम्हें आते हैं सारे, आई होप सो। लाइन ग्राफ, इसमें वो नहीं है मजेंटा, हॉट पिंक, बेबी पिंक, ऐसा कुछ कलर नहीं है, नॉर्मल कलर से, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है डिटेल्स में देखिए। लाइन ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के टाइप्स बनने पर जैसे तुम्हें समझना पड़ेगा, ग्राफ्स कौन से ग्राफ किस चीज में फायदेमंद होते हैं। तो वो हर ग्राफ हर वैल्यू दिखा सकता है, इट इज केपेबल ऑफ दैट, लेकिन हर ग्राफ हर वैल्यू को मीनिंगफुल नहीं बना सकता। अगर मुझे कॉम्पोजिशन दिखाना है कि भाई 78% नाइट्रोजन है हवा में, 23 या 21% ऑक्सीजन है, बाकी सब बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीजें हैं, तो वो मैं एक लाइन ग्राफ से दिखाऊंगा तो मीनिंगफुल नहीं होगा। वो मैं अगर एक बार ग्राफ से या किसी भी और से दिखाऊंगा तो मीनिंगफुल नहीं होगा। अगर मुझे कॉम्पोजिशन दिखाना है तो मैं एक पाए चार्ट यूज करूंगा, ये ज्यादा मीनिंगफुल है। ऐसा नहीं है कि मैं दिखा नहीं सकता उन वैल्यूज को, लेकिन वाई, क्यों, जब मेरे पास बेटर ऑप्शंस हैं, जब मेरे पास ऑल्टरनेटिव बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो इसलिए जो वैल्यू या जो क्वेश्चन या जो तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हो ना, उसके हिसाब से ग्राफ के बारे में सोचना कि कौन सा ग्राफ यहाँ लगेगा। लाइन ग्राफ क्या होता है, ट्रेंड्स को दिखाता है, जैसे यहाँ पर है ना, ये ट्रेंड्स ही है, यहाँ देखो ये ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये कब कब बढ़ा, तो ट्रेंड्स के लिए होता है लाइन ग्राफ, जहां पर तुम्हें कंटिन्यूअस चेन ऑफ डेटा मिले और कंटिन्यूअस चेंजेस तुम्हें मिलते हैं ना, ये सब होता है लाइन ग्राफ का काम। जैसे कि 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट का तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है AI मार्क्स में, और तुम्हें लाइन ग्राफ बनाना है, यहाँ तो बता दिया लाइन ग्राफ, लेकिन तुम्हें ये क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ अ सूटेबल ग्राफ या प्लॉट अ सूटेबल ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो अब तुम्हें कंसेक्यूटिव है, टेस्ट है, प्रोग्रेस है, रिपोर्ट है, तुम्हें लाइन ग्राफ खुद सोचना पड़ेगा। इसकी प्रोग्रामिंग नहीं दी है, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लाइन ग्राफ आया है रेनफॉल डेटा ऑफ केरला, कि कैसे कैसे रेनफॉल केरला में बढ़ी या घटी, ये देखना टेबल से मुश्किल हो जाता है जब डेटा बड़ा हो जाता है। अभी क्या है, छोटा सा डेटा है, तो यहाँ पे 19 पॉइंट है तो 25 भी है। 25 आएगा, सबसे ज्यादा जून में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी केरला में, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। बट इसका कैसे करेंगे हम, अच्छा कुछ कुछ चीजें और भी दी हुई हैं, एट्रीब्यूट ऑफ प्लॉट फंक्शन विच आर यूज्ड प्लॉट पैरेंथेसिस, इसके आर्गुमेंट्स हैं, कुछ कुछ समझ लो। लाइन विथ तुम स्पेसिफाई कर सकते हो, लाइन स्टाइल स्पेसिफाई कर सकते हो, डॉटेड चाहिए तुम्हें या सॉलिड चाहिए, डैशेस चाहिए, जो भी है। मार्कर, मार्कर साइज और मार्कर एच कलर, ये तीन चीजें तुम कर सकते हो। मार्कर बताया मैंने अभी, मार्कर साइज, उसका साइज, और मार्कर एच कलर, यानी कि अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर का तुम्हें येलो चाहिए या फिर रेड चाहिए, वट ये भी तुम स्पेसिफाई कर सकते हो कि थोड़ा सा दिख जाए, हाईलाइट हो जाए बेसिकली, इसलिए हम मार्कर एज कलर यूज करते हैं। कैसे करेंगे बताऊंगा। अभी तुम देखो इसमें क्या क्या चीज में चीजें मिल जाएंगी, मैं तुम्हें पहले बताऊंगा, फिर तुम कोड देखना, बहुत ईजी लगेगा। टाइटल वाला कोड आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली चीजें आएंगी, लिमिट स्पेसिफाई कर रखी होगी, जाहिर बात है 50 और 5, ये तो कर ही रखा होगा। उसके बाद मार्कर ग्रीन, लाइन ग्रीन, मार्कर एच कलर ब्लू, इतना समझ में आया। कुछ और ऐड होगा तो देख लेंगे, लेकिन इतनी चीजें तो होंगी ही होंगी कोड में, देखें क्या। क्या है, इम्पोर्ट मैट प्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एसपीएल, टेस्ट को लिस्ट में दे दिया, मार्क्स को लिस्ट में दे दिया, टेस्ट और मार्क्स, ठीक है। टाइटल दे दिया, लेबल दे दिया, लेबल दे दिया, एक्स वाई लेबल, ठीक है ना।
अब यहाँ पर आता है पीएल डॉट प्लॉट। यहाँ पर तुम्हें सारे के सारे आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं कि भाई तुम्हें पहले कौन सी एक्सेस चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, जो भी चीज़ है ना। टेस्ट मार्क्स जी। अब जी का मतलब यहाँ पे होता है ग्रीन। कुछ भी दिया नहीं है तो यहाँ पे ग्रीन का जी का मतलब होता है लाइन का ग्रीन। लाइन के जो कलर होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए ना। टेस्ट मार्क्स क्यों दिया हुआ है? बिकॉज यहाँ पे जो पहला जो तुम्हारा है टेस्ट वो है और मार्क्स वो है ना। तो इस तरीके से दिया हुआ है जी। अब हम इसको एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि बोल तो बहुत लिया। अब इसको बनाते हैं, लेकिन उससे पहले बस ये तो प्लॉट वाला कोड समझ लो। मार्कर डी दिया हुआ है, यानी कि डायमंड वाला है आई गेस। हाँ डायमंड है, स्क्वायर नहीं है, सॉरी डायमंड है, बिकॉज ऐसे लगा वो डायमंड है, बट वो ऐसे मेरे को लगा स्क्वायर तेरा वो ऐसा कुछ नहीं, डायमंड अलग से है, डी बड़ा सा है उसका ना। फिर मार्कर साइज 10 दिया हुआ है, मार्कर एच कलर ब्लू दिया हुआ है, लाइंस क्या है, लाइन स्टाइल सॉलिड दिया हुआ है। ये बहुत सारे इसके तरीके हैं, लाइन स्टाइल सॉलिड कर सकते हो, डॉटेड कर सकते हो, जो भी, बट इसको बनाते हैं क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट भी दिखवाना है, जो कि मैं बताऊंगा तो शायद तुम्हें समझ में ना आए, बट दिखाते हैं। इम्पोर्ट मैट प्लॉट, और इसकी ना अलग विंडो खुलती है, देखना बड़ा आता है, कभी यूज नहीं किया ना, काफी अच्छा लगेगा तुम्हें। मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज, मैं पीएलटी इतना पसंद करता हूँ, पीएलटी बिकॉज मैं पीएलटी मेरा थोड़ा सा हाथ सेट है, तुम पीएल भी कर सकते हो ना। और उसके बाद हमें वैल्यूज देनी पड़ेंगी, टेस्ट ही दे दो कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या हुआ, टेस्ट, और टेस्ट में मार्क्स दे दिए, टेस्ट पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसी है। मैं कुछ थोड़ा सा सिमेट्री और थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी रखूँ ताकि थोड़ा दिक्कत ना आए समझने में। वही सेंटी हम भी करेंगे। ये वेरिएबल्स को जो हम लिस्ट असाइन कर रहे हैं, पहले टेस्ट में उन हम 20 में से लेते हैं, 18, 17, 15, 13, 19, ये है। अब आएगा तीन चार चीजें, पीएलटी डॉट टाइटल, ब्रैकेट में आई मीन पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट देना एज स्ट्रिंग, दैट इज मार्क्स ऑफ एआई। पीएलटी स्मॉल में देना है, कैपिटल में देना है, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, LABES होती है इसमें, और कुछ स्पेलिंग मत लिखना। एक्स लेबल हम लिखते हैं, एक्स लेबल की क्या चाहिए हमें, मार्क्स चाहिए ना, या वो चाहिए, टेस्ट चाहिए, सॉरी टेस्ट। और पीएलटी डॉट अगर है, पीएलटी डॉट वाई लेबल टेस्ट और मार्क्स, ठीक है ना। हमने कर दिया। अब तुम खुद सोचो कि भाई मैंने एक्स लेवल में टेस्ट क्यों रखा, मैंने एक्स लेवल में टेस्ट क्यों रखा, बिकॉज अगर हम सोचो इसका उल्टा ग्राफ बनाऊं मैं, और सोचना कि भाई पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, पांचवा टेस्ट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 9 10 20 तक है, 13 मार्क्स यहाँ पे पहले टेस्ट में 13 मार्क्स आए, तो फिर 13 मार्क्स यहाँ पर आएंगे कहीं ना कहीं, 20 का है ना, तो 13 मार्क्स यहाँ आएगा। फिर 17 मार्क्स आए तो थोड़ा सा बढ़ेगा, 17 यहाँ पर है, इस तरीके से। फिर 19 आए, फिर ये, फिर 18 आए, फिर 17 आए। ये बहुत अजीब सा बनेगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई टेल यू। इसको हम इन्वर्स करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक और एक्सपेरिमेंट है ना। पीएलटी डॉट प्लॉट, यहाँ पे सारे आर्ग्यूमेंट्स। अब पहले तुम्हें एक्स वो चाहिए, एक्स लेवल तुम्हें डालना पड़ेगा, तो हम टेस्ट कर देंगे। फिर हम करेंगे मार्क्स, फिर हमें चाहिए लाइन कलर, सीधे लाइन कलर आता है विदाउट एनी इक्वल टू, विदाउट एनीथिंग एल्स, हमें सिर्फ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम ब्लैक भी करेंगे तो क्या आएगा ब्लैक के लिए, और अरे कहाँ जा रहा है तो ब्लैक। उसके बाद आएगा क्या आएगा, मार्कर, मार्कर साइज, मार्कर स्पेसिफाई नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, स्पेसिफाई नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। और मैं रन करूंगा तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, सही है नहीं है। पीएलटी डॉट शो करना पड़ेगा, ये मत भूलना, पीएलटी डॉट शो, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता, बट ब्रैकेट जरूर आता है, पैरेंथेसिस। इसको मैं ऐसे रन करेगा, रन करूंगा ना, तो अलग से विंडो में खुलेगा मेरा ग्राफ, देखना ये देखो, बड़ा अजीब सा है कि भाई 18 से 17, 17 से सीधा 2.5 भी ले लिया इसने, वैसे कोई बात नहीं, हम देख लेंगे थोड़ा सा हिसाब किताब ना। इसमें भी आ रहा है चाहे तुम्हारा 2.5, इस पे भी आ रहा है ना, तो वही सेम चीज़ है। अब मार्कर स्पेसिफाई करा नहीं मैंने, कुछ भी नहीं आया, कोई मार्कर नहीं आया। और अगर मैं इसमें कोई एज कलर कुछ करा ही नहीं, ब्लैक कर तो के आएगा, आई मीन कर के करेंगे तो ब्लैक आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक एक्सपेरिमेंट जो था, क्या अगर हम इसको इन्वर्स करें, टेस्ट मार्क्स की जगह रिप्लेस करें तो क्या आएगा, देखना, देखते हैं। क्या लेबल्स चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अभी हिसाब किताब क्या है ग्राफ का, ऐसे है ना। अब इसको मैं इसको प्ले करूंगा, कह रहा हूँ रन करूंगा अगर मैं इसको, तो ये देखो पूरा पलट जाता है गेम, गेम ही पलट जाता है। तुम्हें जो एक्स लेबल की तरह चाहिए है ना,
तो तुम्हें जो x के जैसा चाहिए है वो तुम्हें पहले लिखना पड़ेगा। माय बैड। पहले तुम्हें जो जो y लेबल है वो लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टेस्ट है, यहाँ पे टेस्ट है, इसमें सेम भी करूंगा ना तो टेस्ट टेस्ट हटाओ, यहाँ पे टेस्ट करो। देखना मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें जो भी ना x के लाइन पर चाहिए, x की एक्सिस पे तुम्हें चाहिए है, वो तो मैं हमेशा बाद में लिखना पड़ेगा। और अगर तुम्हें जो भी y के इसमें चाहिए तो पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा पहले। y पहले आता है, x बाद में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, y पहले आएगा, y पहले एंड x बाद। सही है। टेस्ट को मैंने बाद में लिखा तो टेस्ट x की जगह आया। अब मैं ग्राफ को पूरा उल्टा कर दिया है मैंने कि भाई किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, बिल्कुल ग्राफ उल्टा हो गया। और किस तुम सोचो, एक पॉइंट पे दो चीजें हैं तो पॉसिबल ही नहीं है ये ग्राफ। तो 17 17 17वें टेस्ट में मान लेते हैं, अगर 17वें टेस्ट में तो दो ये आ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना तुम कि 4.5 वाला मार्क्स भी आ रहे हैं और 2 मार्क्स वाला भी। 17 एक ही टेस्ट में 2 मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल कैसे? तो बहुत बहुत अजीब है, ऐसा कुछ करना मत। याद रखना जो एक्स है वो बाद में आएगा, जो वाई है वो पहले आएगा, बस ये जरूर याद रखना। और जब तुम प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो तो वैसे तो तुम्हें मतलब बताया जा, मतलब तुम देखते हो आउटपुट, वरना अगर तुम्हें थ्योरी एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे आउट नहीं देख सकते, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खास ध्यान इन सब चीज का, है ना। टेस्ट और मार्क्स किस तरह किस सही से लिख रहे हो। तो ये था तुम्हारा कुछ बहुत सिंपल सा खेल। अब मैं ये डाल सकता हूँ मार्कर डी, डी मार्कर साइज ये, मार्कर एच कलर ब्लू, लाइन स्टाइल सॉलिड, लेकिन फिर वही बात, अननेसेसरी क्यों कर रहे हैं? Write a program to draw line chart to visualize comparative rainfall for 12 months in Tamil Nadu using CSV file rainfall.csv। यहाँ पे आता है पांडास। क्यों भाई? पांडास या पैंडास, पैंडास तुम्हारे लिए डेटा रीड करेगा। अब मसला ये है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें सीएसवी बताया नहीं है कि कैसे बनानी है। तो उसके लिए ना मंथ्स और सिंपल सीएसवी बनाएंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ताकि मैं कोड समझ लूँ। हमने करा, पहले हमने एक मिनट, हमने पहले पैंडास इंपोर्ट किया और मैटप्लॉटलिब, फिर डीएफ पीडी रीड सीएसवी करवाया हमने, डीएफ इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड सीएसवी दैट इज रेनफॉल डॉट सीएसवी। उसके बाद एक्स इक्वल्स टू डीएफ रिमन्स और वाई इक्वल टू डीएफ रेनफॉल। हमने एक्स और वाई को डिफाइन कर दिया डीएफ मंथ्स और डीएफ रेनफॉल, यानी कि एक्स में हमें चाहिए मंथ्स और वाई में चाहिए रेनफॉल। ठीक है। पीएलडी डॉट फिगर, अब फिगर यहाँ पे क्यों ना, बिकॉज हमें फिगर साइज चाहिए 6,4 का, यानी कि 6,4 ये साइज हम बता रहे हैं, साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो y और x हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो y 6 का और x 4 का है ना। pl डॉट शो, pl डॉट प्लॉट x कॉमा y, मार्कर o, मार्कर साइज 8, मार्कर एज कलर ये, pl डॉट x टिक्स। अब टिक्स क्या है? रोटेशन। टिक्स का मतलब होता है, ग्राफ है यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ तुम देख रहे हो ना, जनवरी फरवरी सारे मंथ्स 45 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड है। एक्स टिक्स का मतलब ये होता है कि भाई एक्स की जो लेबल्स हैं वो कितने एंगल या कितने डिग्री पर बेसिकली वो हो, तो यही मतलब होता है सिंपल। वैसे ही अगर तुम वाई को कर दो वाई भी टिल्ट हो जाएगा। एक्स लेबल मंथ्स फॉन्ट नेम, कल तुम ये भी डिफाइन कर सकते हो फॉन्ट नेम क्या चाहिए, कलर क्या चाहिए, फॉन्ट साइज क्या चाहिए, बट अगेन इतना स्पेसिफिकेशन या फिर इतना कस्टमाइजेशन भी ठीक नहीं है। सिंपल कोड को हमें क्लटर फ्री रखने के लिए हम बहुत एकदम मिनिमल काम करेंगे और मैक्सिमम एफर्ट या मैक्सिमम आउटपुट लाएंगे, है ना। कि जरूरी नहीं कैलिब्री में किसको ही पता चल रहा है, कैलिब्री मतलब इट्स लाइक ठीक है जो भी है, हम यही रखेंगे सेम। और अब हमें एक सीएसवी फाइल बनानी पड़ेगी। अब सीएसवी फाइल कैसे बनेगी बताता हूँ। नोटपैड खोलना है सिंपल, और मंथ्स कॉमा रेनफॉल इन सेंटीमीटर लिखना है, सिंपल है ना। मंथ्स कॉमा रेनफॉल सीएम, ठीक है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लिखना पड़ेगा पूरा, कितना पड़ेगा भाई, नवंबर एंड। अब रेनफॉल सेंटीमीटर, अब देखो मुझे ये तो नहीं पता कितना सेंटीमीटर होता है नॉमिनल, बट मैं एक जनरल डेटा देखता हूँ, मुझे सही में नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या रेनफॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं है 170 लिखा हुआ है तो बहुत हो गया, मुझे पता है। बट फिलहाल के लिए हम 50 तक रखते हैं, ठीक है ना, 50 के तक रखेंगे, मतलब 50 मैक्स होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल 15 सेंटीमीटर हुई, 22 सेंटीमीटर हुई, 25 हुई, 29 हुई, 35 हुई, 38 हुई, 42 हुई, 44 हुई, 46 हुई, 40 हुई, 35 हुई, 30 हुई,
ऐसी है ना, हमें सेव करना है रेनफॉल डॉट CSV, और कल के मैंने बताया था कि पूरा हमें ऑल फाइल्स करना पड़ेगा। तुम्हें समझ में नहीं आया कि CSV कैसे हुआ, तो मैं पिछला यूनिट देख के आओ, कैसे कैसे आ रहे हो, आ कैसे रहे हो, आ कैसे आ रहे हो, जाओ, ठीक है ना। खैर, अब हमें करना है इम्पोर्ट, यहाँ पे पैंडास भी करेंगे, इम्पोर्ट पैंडास एज PD। अब हमें पहले DF को बताना पड़ेगा कि DF रीड CSV कर, CSV रीड करना, रीड CSV। अब पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो पाथ जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, पाथ स्पेसिफाई करो। पाथ स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ पर मैं चलूंगा आगे, है ना, आर कर देते हैं, आर, आर देख रॉ स्ट्रिंग हो जाएगा। एंड देन कॉमा लगा करके, सेपरेटेड जरूरत है नहीं वैसे, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ क्या, हाँ बस सिंपल सा दिया हुआ है rainfall.csv ना। तो व्हाट आई विल डू, either you can save this file, save your python file in that same folder where rainfall.csv is present, or you can specify the whole path। बेसिकली आर मैंने इसलिए यूज़ किया, आर का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। अगर तुम्हारे फाइल पाथ में बैक स्लैश है सिंगल, तो कभी कभार क्या होता है विंडोज़ एक्सेप्ट नहीं करता, पाइथन एक्सेप्ट नहीं करता सिंगल स्लैश को, बैक स्लैश को, वो उसको एज एन एस्केप सीक्वेंस यूज़ करता है। आर क्या करता है, उसको एक रॉ बना देता है, सारे एस्केप सीक्वेंसेस डिसेबल हो जाते हैं, और आर यूज़ करने के बाद एस्केप सीक्वेंस नहीं लगता, सिंगल बैक स्लैश है, तुम्हारा पाथ एकदम परफेक्टली काम करता है। तुम ये जगह और भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा मेथड बताया था मैंने पिछले यूनिट वाली वीडियो में, बट अगर तुम ये वाला मेथड यूज़ करो तो बहुत आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास पाथ कॉपी हो गया है, और रॉ मैंने बनाया है इसका, ताकि कोई दिक्कत उक्कत ना आए कल की जैसे, ठीक है। और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया है। फिर हमें वो करना है एक्स और वाई को डिफाइन, एक्स उसको DF में से रीड कर, और DF का जो कॉलम कौन सा लेगा तू, एक्स पे कॉलम आना चाहिए मंथ्स का, और याद रखना कि जो मंथ्स है वो मंथ होना चाहिए CSV फाइल में, वही से भी होना चाहिए ना। और वाई को करना है हमें DF रेनफॉल स्पेस था सेंटीमीटर लिखा था, इस तरीके से था, है ना। तो उस कर दिया हमने स्ट्रिंग। अब हम करेंगे PLT डॉट लेबल एक्स और वाई, सब चीज़ करेंगे लेबल रेनफॉल इन केरला, ठीक है। और हम करेंगे उसके बाद PLT डॉट एक्स लेबल, एक्स की जरूरत नहीं बिकॉज अगेन वो अंदर लेबल डाल दो, एक्स लेबल, पीरियड डॉट लेबल, पीरियड डॉट टाइटल, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है, टाइटल एक्स लेबल हमारे पास क्या आएगा, मंथ्स, एंड PLT डॉट वाई लेबल क्या आएगा हमारे पास, रेनफॉल। वैसे ही हमें कुछ खास इसमें, तो इसको तुम चेंज भी कर सकते हो, पता है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मेरे पास स्ट्रिंग है, कुछ भी करवा दो, मैं सेम रख रहा हूँ बिकॉज इत्तेफाक से सेम ही रखना पड़ रहा है, वरना अगर तुम यहाँ पर सेंटी भी कर दो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिकॉज लेकिन सेम जरूरत नहीं पड़ती, बस यहाँ पर सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, बिकॉज वो बेसिकली ढूंढ रहा है कि ये रेनफॉल सेंटीमीटर ये कहाँ है, नहीं नहीं मिल पाया, कुछ अलग से हल्के से स्पेस भी इधर उधर भी, तो फिर नहीं मिलेगा, मैं सेंटी कर दूंगा तुम्हारे लिए। उसका PLT डॉट प्लॉट में हम एक्स और वाई पहले करेंगे, सिंपल क्लटर फ्री रखता हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा ब्लैक, आई मीन के, इस बार ब्लू रख दो कोई दिक्कत नहीं है, या ब्लू, अच्छा ब्लू से तो पानी के लिए, रेनफॉल के लिए ब्लू रख दो। और फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ का ऊपर वाला कोड भी लिखता है, बहुत सिंपल सा कोड था, वो मार्कर साइज कुछ चाहिए नहीं हमें, सीधा हमें पेज डॉट शो, अभी चल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना विल सी। CSV इज नॉट डिफाइंड, अच्छा PD डॉट रीड CSV, माय बैड, PD डॉट रीड CSV, वो समझ रहा है वेरिएबल है, कोई नहीं, वेरिएबल नहीं है गुरु, देखो बहुत जबरदस्त तरीके से आ गया, सेम नाम था, यहाँ पे सेंटी भी करो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वैसे पहले देख लो तुम, जनवरी फरवरी ऐसे सबसे ज्यादा सितंबर में हो तो इस तरीके से, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मैंने रेनफॉल को स्पेस नहीं डाला, छोटी मोटी गलती है, खास ऐसी बड़ी गलती की है, देखो एरर दिखा है गंदा वाला, लॉक, लॉक लोकेशन ढूंढ रहा है भाई वो, इंडेक्स से नहीं, LOC कल बताया था, कल चलो पिछली वीडियो बताया मैंने, कल रिकॉर्ड करी थी, लॉक का मतलब था वो लेबल से ढूंढ रहा है, वो नाम से ढूंढ रहा है, आई लॉक नहीं है, ये लॉक है, लॉक से उसने फंक्शन लगाया लॉक को, पर उसको मिला ही नहीं है सेम नाम, इसीलिए रेनफॉल CM यहाँ पे की एरर, मतलब यहाँ पे है ही नहीं अवेलेबल, यहाँ पर तुम कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सेव कर सकते हो तुम यहाँ पर सेव द फिगर, बट वरना सेव का तुम फंक्शन करा सकते हो, ये थी हमारा, सिंपल से कुछ खास नहीं है। ऐसा हमने ये हमने लाइन ग्राफ समझ लिया। अब है सेकंड पर बार ग्राफ।
बार ग्राफ क्या करता है, कैटेगोरिकल डेटा दिखाता है बट हमें कंपैरिजन में मदद करता है। होता क्या है, रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं जो कि हमें काइंड ऑफ रिलेटिव साइज दिखाता है, जो कि कंपैरिजन की तरह होता है। रिलेटिव साइज ऑफ बार ग्राफ अलाउ फॉर इजी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरीज को आराम से मैनेज कर सकता है ना। ऑक्सफोर्ड में 123 बच्चे ने सेमिनार लिया, डीपीएस में इतना, जी जेसीएस में इतना, संस्कृति में इतना, बीपीएस में इतना। इन सब का हमने ए को डिफाइन करा, ए में सारे लिस्ट कर दिए हमने लिस्ट के फॉर्म। बी में हमने ये सब नंबर स्टोर कर दिए। लेबल, वाई लेबल, टाइटल, पीएल डॉट बार। अब इसमें क्या था, पीएल डॉट प्लॉट था ना, पीएल डॉट प्लॉट था यहाँ पर। प्लॉट मतलब लाइन ग्राफ। पीएल यहाँ पे लिख दूंगा मैं ताकि याद रहे, ये प्लॉट था। यहाँ पे पीएल डॉट बार है। अब वैसे तो देखो सिमिलर सी है, पर फिर भी कुछ कुछ चीजें चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए बी आ रहा है, ए मतलब वाई एक्सिस और बी मतलब एक्स एक्सिस, ये तो है ही। लेकिन यहाँ पर थोड़े चेंजेस आ जाते हैं बार ग्राफ में जैसे हम एंटर होते हैं। यहाँ पे क्या है ना, जो हमारा हम ए जिसको डिफाइन कर रहे हैं वो हमारा एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा एक्स। यहाँ पे जो ए है ना वो एक्स हो जाता है, एक्स एक्सिस। और वाई हमारा, सॉरी बी हमारा वाई एक्सिस हो जाता है। जाहिर बात, अब ए है, ए एक्स है तो बी वाई। उसके बाद कलर हमें डिफाइन करना पड़ता है। इसमें सिर्फ सी लगाए काम नहीं चलेगा, हमें प्रॉपर कलर बताना पड़ेगा। कलर इक्वल्स टू, और COLOUR नहीं, COLOR यहाँ पे चलेगा। कलर इक्वल्स टू सी, यानी कि सायर। कलर सेम रहते हैं, CBK इस तरीके से होते हैं। तो PL डॉट शो तो यहाँ पे है ही, सिंपल। PL डॉट बार है और ए हमारा एक्स एक्सिस को दिखाते हैं, ना कि वाई एक्सिस को। इतनी बात समझ में आ गई। बार ग्राफ इस बार चार्ट इज प्लॉटेड बाय फंक्शन बार। ठीक है ठीक है ठीक है। कलर, एज कलर, विथ, इसमें कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। बार फंक्शन तुम डाल सकते हो कलर, एज कलर और विथ, तुम ये सब डाल सकते हो। बाकी कुछ ज्यादा इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप, जैसे कि यहाँ पे करते हैं। राइट बटन बार चार्ट टू यूज कंपेयर टू रेनफॉल 12 मंथ्स, रेनफॉल और सीएसपी वैसे यूज करेंगे, बट इसमें से सिर्फ चेंज क्या है, हम रेनफॉल सीएसपी को हम एक बार ग्राफ के तौर पे दिखाएंगे। यहाँ ध्वनि खोल लिया है मैंने, सेम कोड है, बट इसको हटा करके अब एक्स को वाई को रहने देंगे, टाइटल वाइटल सब रहने देंगे। यहाँ पर पीएल डॉट प्लॉट के बजाय पीएल डॉट बार कर देंगे, हटा करके। और इसमें एक्स और वाई जो है, मंथ्स और रेनफॉल, हमें रेनफॉल चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो हम वाई कॉमा एक्स कर देंगे। क्योंकि या तो उसको चेंज कर दो, भाई वाई इक्वल्स डीएफ मंथ्स और एक्स इक्वल्स टू बीएफ रेनफॉल, लेकिन इसको भी कर सकते हो। ये ज्यादा तरीका है, बिकॉज कंपेयर करने में इजी रहेगा। जैसे ही हमने इसको प्ले किया, आई मीन प्ले कर रहा हूँ, इसको ऐसे हमने वो करा, तो बी यूनिट्स हमें कन्वर्ट करना कुछ दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, आई होप ये होना तो यही चाहिए, बट कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था, वो बी ऐसे नहीं करता, बट कलर को करता है। कलर इक्वल्स टू बी ऐसे आएगा। याद नहीं रहा मुझे ये चीज, मैं बता रहा था बट मैं खुद ये चीज ध्यान नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमें रेनफॉल सेंटीमीटर में दिख जा रहा है। अब देखो, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मंथ्स जो है वो एक्स एक्सिस है। मंथ्स एक्स पे लिखा हुआ है और हमने एक्स ही पहले करा, तो इसका मतलब जो एक्स चाहिए है तुम्हें वो पहले लिखो, जो एक्स चाहिए है वो पहले लिखो, जो वाई में चाहिए बाद लिखो। सिंपल 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 सिंपल। बात यहाँ पे ये आसानी है, और बाकी तुम सेम चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पे सीधे आ जाएंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है और इसमें कुछ गैप नहीं होता। सिंपल बार ग्राफ ऐसा होता है, पर इसमें कुछ गैप नहीं होता। देखो, सिंपल ब्लॉक्स होते हैं, ये होता है रेक्टेंगल अपने आप पे इंडिविजुअल है, बट ये कंपैरिजन के लिए होता है। और साथ में, यानी कंपैरिजन तो होता ही होता है, बट कहीं ना कहीं कंपैरिजन के साथ साथ तुम्हें एक, एक लिमिटेशन मिलती है, क्योंकि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन दिखा पाता है हिस्टोग्राम, यानी कि ए से हाइट है। अब हाइट बता रहा हूँ क्या मतलब हुआ इस बात का, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। डिस्पाइट their simplicity, histograms have a limitation, they can only represent one data distribution per axis। एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सकता है एक एक्सिस पर, यानी कि अगर 140, 142, 143, 144 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है हमें एक एक्सिस पर। कुछ और हम इसमें विजुअलाइज या फिर हम नहीं दिखा सकते। सिंपल, सिंपल बात करो, कुछ और नहीं दिखा सकते हमें ना। यहाँ जैसे काय जैसे हाइट ऑफ गर्ल्स था, अब तुम देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही है, यही है। दूसरी उसने ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी बना दी, दूसरी उसने ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी बना दी। अगर मैं चाहूँ हिस्टोग्राम में मंथ्स टू रेनफॉल कर पाऊँ, ये चीज पॉसिबल नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। वो पहला जो मतलब एक्स एक्सिस लेगा वो तुम्हारा डेटा लेगा, जैसे कि यहाँ पर 145 140, लेकिन दूसरे एक्सिस में वो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी बना देगा कि भाई एक बच्चे की नहीं, एक नहीं, एक दो
145, 146 इस तरीके से। एक बच्चे की एक 3 4 बच्चियों की है आई गेस 140 क्या है ये? एक बच्चे की थोड़ा-सा मैं कंफ्यूज़ हो गया। बट तुम समझ रहे हो ना यहाँ पर हम मंथ्स और वो चीज़ नहीं कर सकते। सिंपल अगर तुम्हें लिखने को आए तो बहुत आराम से कर सकते हो। इस बार आपको रीड कैसे करेंगे कि भाई हाइट 145 वाली जो हाइट है वो कितने बच्चों की है? एक बच्चे की है। 146 वाली कितनी है? एक बच्चों की है। और 147 थोड़ा बड़ा हो जाता है, बीच में आ रहा है देखो ये बीच में आ रहा है। 145, 146 कितने बच्चों की है? 145 एक, 146 एक, देखो और कोई है ही समझ रहे हो? 145 वाला भी एक बच्चा है, 145 146 वाली भी एक ही बच्ची है। लेकिन 147 वाले 2 बच्चे, देखो 147 वाले 2 बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी बता दे रहा है ऑटोमेटिक। 147 वाले 2 बच्चे, 147 एंड 147 ये तरीका है हिस्टोग्राम को समझने का। हिस्टोग्राम बेसिकली एक ही डेटा दिखा पाता है, एक एक्सेस पे नहीं बट एक पूरे ग्राफ में। नंबर ऑफ गर्ल्स हाइट देखिए सिंपल। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे? सिंपल है, लिस्ट में तुम दे दो एक जो भी हाइट वाइट है, लेबल लेबल टाइटल हिस्ट, यहाँ पे होता है यूज हिस्ट, यहाँ पे होता था यूज बार। लिखा हुआ है क्या बार? ये लिखा ना, कोई बात नहीं। यहाँ बार यूज होता है, यहाँ हिस्ट। अब इसमें एक्स वाई से करेंगे बिकॉज अगेन जो भी है वो सबका सब एक्स एक्सिस पे ही आएगा तुम्हारा डेटा, और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आती है, सिंपल है ना। स्कैटर ग्राफ, स्कैटर ग्राफ क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप बना करके डेटा दिखाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई हाइपोथेसिस सबमिट कर रहा है साइंस के लिए, he project he believed that more students studied math better scores he took a poll in which number of hours, चार जो बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है ऑन एन एवरेज उसका 82% ग्रेड आ रहा है। जो बच्चा 6.5 घंटे पढ़ रहा है वो 97 ले आ रहा है, लेकिन जो बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है वो भी 88 ही ला पा रहा है। समझ रहे हो? और यहाँ पर दूसरा स्टडी टाइम 5 घंटे में 90% मिल जा रहा है कोई बच्चा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, स्टडी टाइम इनटू आवर्स, यहाँ पे स्टडी टाइम वर्सेस आवर्स का एक कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक कंपैरिजन। स्कैटर प्लॉट इज प्लॉटेड यूजिंग फंक्शन स्कैटर। थोड़ा सा और समझते हैं। They reveal correlations, whether positive or negative, within paired data, showcasing trends and patterns. Essentially, scatter plots illustrate connection between variables through ordered pairs, making them useful for analyzing paired numerical data situation where the dependent variable varies across different values. Their strength lies in ability to clearly depict trends, clusters, and relationships with active tracing. Simple. क्लस्टर्स वाले अगर मतलब यहाँ पे बहुत सारे देखो, यहाँ पे एक क्लस्टर बन पा रहा है, समझ रहे हो? यहाँ बहुत सारे डॉट्स होते हैं, अगर यहाँ बहुत सारे डॉट्स होते तो एक क्लस्टर बन जाता। तो वो बाद में पढ़ेंगे क्लस्टर का क्या यूज़ है, बट अभी तुम समझ रहे हो क्या सीख। वैसे है तो देखो सिमिलर सा ही, बट फिर भी अगर तुम्हें बोला जाए स्कैटर करो, अगर तुम्हें कभी भी वेरिएबल टर्म दी जाए कि भाई वेरिएबल्स का रिलेशनशिप या वेरिएबल के बीच में कनेक्शन, कोरिलेशन, तो ज़रूर याद रखना कि तुम्हें एक स्कैटर प्लॉट बनाना है, ना कि कोई लाइक ग्राफ, है ना? राइट हो रहा है रेनफॉल सीएसवी वही करना है। इसमें क्या है? स्कैटर डॉट स्कैटर यहाँ पे होता है। यहाँ पे स्कैटर यूज करेंगे, डॉट स्कैटर, पीएलटी डॉट स्कैटर या पीएल डॉट स्कैटर। क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है? फिगर विगर सब एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कोई फायदा नहीं है, कोई यूज भी करवाता ना एग्जाम्स पे पूछा जाता है ये सब चीजें। एनपी डॉट एरे, कलर्स को तुमने एनपी डॉट एरे से रिप्लेस करते हैं कि भाई अगर तुम्हें ग्रेडियंट चाहिए तो पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे चौथा पांचवा, ये अच्छा लग रहा है, बट अगर तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, तो सिंपल टू द पॉइंट बात चाहिए तो हटा भी सकते हो, वरना क्रिएटिव है, देखो क्रिएटिव तो है, तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते हो बेसिक चीजों में तो भी यूज करो, है ना? इसमें एनपी डॉट एरे की तरह इसको पास कर दिया 0 1 2 3 4 से 0 10 20 से 100 तक। और फिर उसने कलर्स मैप, सी मैप, कलर मैप होता है वेरिडस। वेरिडस बहुत सारे और कलर मैप्स होते हैं, सिर्फ वेरिडस एग्जाम्पल है, उस वेरिडस ही ज्यादा यूज होगा। बट फिर वही बात, इतना दिमाग लगाने नहीं है तुम्हें, तुम यहीं तक ही रखो रखो ना यार, यहीं तक रखो। अगर तुम्हें कलर चाहिए भाई, सी पास कर दिया कलर्स के फॉर्म में, तो वो ना वो हो गया कि भाई इसका कलर ये आएगा, इसका ये कलर ये आएगा, इसका कलर भी आएगा, इस तरीके से। तो जब जो भी वैल्यू 60 की होगी उसका कलर क्या आएगा, इसके हिसाब से आएगा जो भी है। तो ये है। रोटेशन दे दे टिक्स का, क्यों दिया टिक्स का? बिकॉज यहाँ पे ऐसे 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 लिखा है, और बाकी तो नॉर्मली कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है पाई चार्ट, ये बहुत पूछा जाता है पाई चार्ट। इसमें तुम्हें टेबल दी जाएगी, और ये दो इसमें कोऑर्डिनेट दे सकते हो, सब्जेक्ट टू पीरियड अलॉटेड। और यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम? पाई डॉट पाई, है ना? इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इम्पोर्ट डी एफ एक्स डी एफ वाई डी एफ डब्ल्यू पी इज इक्वल टू, अब डब्ल्यू पी क्या है यहाँ पे देना,
एक डिक्शनरी के फॉर्म में तुम्हें वो दिया हुआ है कि भाई क्या-क्या तुम्हें प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट नॉर्मल वे इन अ नॉर्मल वे उन्होंने डब्ल्यूपी को पास कर दिया यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। वेज प्रॉप्स यानी कि वेज प्रॉप्स मतलब जो थिकनेस है ना हर स्लाइस की वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये बताया है उन्होंने कि भाई कलर कितना होना चाहिए, लाइन लाइन विड्थ इतनी होनी चाहिए, सब बताया है। वैसे तुम ना भी करो चलेगा, एकदम डिफ़ॉल्ट रखो तो बस तुम्हें डेटा सीएसवी से इम्पोर्ट करना आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम बेसिक्स भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें याद रखते हैं। मत करना, बेसिक्स पहले याद रखो। हर एक ग्राफ में तुम्हें महारत हासिल हो कि भई इसका ये, इसका ये, इसका, इसका, इसका ये था। और लेजेंड अच्छा लॉग क्या है? अपर राइट लोकेशन यहाँ पे लॉग आई लॉग वाला नहीं है, लोकेशन यहाँ पे रेफर करता है। पीएलटी डॉट लेजेंड यहाँ पे स्पेस किया मुझे नहीं समझ में आया बट यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए। हम ट्राई कर लेंगे, डोंट वरी हम ट्राई कर लेंगे, सही है? क्योंकि रेनफॉल वाला डेटा तो है ही हमारे पास। सब चीज़ें हैं हमारे पास पीएलटी डॉट पाई कर लो और यहाँ पर क्या होगा ना वाई कॉमा लेबल्स इक्वल्स टू एक्स। अब ऐसा क्यों करवाया? देखो वाई कॉमा लेबल्स लेबल्स इक्वल टू एक्स यहाँ पर अगर तुम देखो तो एक्स मंथ्स में डिफाइंड है। हमें लेबल्स क्या चाहिए? मंथ्स की चाहिए, ज़ाहिर बात है, लेकिन डेटा जो चाहिए हमें वाई का चाहिए। तो डेटा पहले आएगा यहाँ पर। यहाँ पे फिर वही बात डेटा पहले आएगा, लेबल्स बाद में आएँगी। डेटा पहले आने का मतलब जो है कि मैं 50% या फिर 13% यहाँ 13 सेंटीमीटर यहाँ हुई, 20 सेंटीमीटर यहाँ हुई, 15 सेंटीमीटर यहाँ हुई, ये डेटा है। यहाँ पे वाई पहले आएगा और एक्स बाद में आएगा। ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा। शॉर्ट नोट्स बना लो, इसके वही पाई चार्ट में इसका ये कीवर्ड होता है और इसका यानी एक्स एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। इस तरीके से कर लो, बहुत आसानी से भी याद रहेंगे, बस रिवाइज़ करते रहो और फटाफट तरीके से तुम्हारा पूरा पाई चार्ट ही निकल जाएगा। आई मीन पूरा ग्राफ का टॉपिक निकल जाएगा बहुत आराम से। pl.py यहाँ पे पहले पाई लगा दो और लेबल्स इक्वल्स टू एक्स और वाई बाद में आएगा। आई मीन वाई डेटा है तो इसीलिए कलर भी आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर वाला को चाहिए इनको। स्टार्ट एंगल वेस्ट ऑफ सी है स्टार्ट एंगल, ठीक है। स्टार्ट एंगल मतलब ये जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? चाहो तो तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। पहला पहला जो वो है जनवरी है वो यहाँ से आएगी, वरना तरीका जो है ये ऐसे ही स्टार्ट होगा। कोई ज़रूरत नहीं है करने की ये सब चीज़ें। मैं अगर सीधा प्ले भी करूँ, प्ले वही कह रहा हूँ सॉरी, अगर स्क्रिप्ट रन करूँ तो कुछ दिक्कत आनी चाहिए। बस कलर का शायद हो सकता है, कलर ना आए। हाँ, कलर आर्गुमेंट नहीं लेते उसको। ये कलर है वो सीधी नहीं है ना, लेजेंड वेजेंड होना पड़ेगा अलग से। कहता है नॉर्मल क्या दिखता है, डिफ़ॉल्ट कैसा आता है देखो, ये सिंपल सा एकदम कलर वाइज़ उसने ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दिया। अगर तुम्हें लेजेंड चाहिए तो पीएलटी डॉट लेजेंड भी तुम कर सकते हो और यहाँ पर क्या-क्या दिया हुआ है? पीएलटी डॉट लेजेंड लॉक अपर राइट, ठीक है। लोकेशन इधर उसने स्पेसिफाई कर दी एलओसी गोज़ टू लोअर ले ऐसा भी कर सकते हो। ये सब डिफाइंड है, ये वेरिएबल नहीं डिफाइंड लोकेशंस है। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे आ रहा है बट तुम समझ रहे हो ना इस चीज़ को। अपर राइट भी तुम कर सकते हो अगर ये कुछ कह रहा है। अपर राइट अगर तुम यहाँ से करोगे तो ये देखना, ये सही से आ रहा है बट थोड़ा-सा ग्राफ का एरिया गलत है। आई मीन एरिया थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है, वरना अगर एरिया सही हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। वरना ये सब चीज़ें ठीक है ना। प्रीवियस और शो में कर दिया तो काफ़ी आ गया। यहाँ तक तुम्हारा ग्राफ का टॉपिक खत्म होता है। यहाँ से आता है हमारा मैट्रिसेस। ऑल्दो मैट्रिसेस जो है 12th की मैथ्स में आता है बट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, मैट्रिसेस प्लूरल होता है। वरना मैट्रिसेस होती इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ एआई के यानी सब्जेक्ट में मैथ्स का काफ़ी काम है। तो कैसे करेंगे हम मैट्रिक्स समझना? देखो आप सिंपल अगर भाषा में समझाऊँ तो इसको हमने पहले डेटा लेना है और उस डेटा को हमें टेबुलर फॉर्म में डाल देना है। जैसे यहाँ पे अदिति के पास कितनी पेंसिल हैं आप ये देख सकते हैं, सिंपल। अदिति देखो नाम यहाँ है, नेम यहाँ है और आइटम यहाँ है। नेम टू आइटम यहाँ पर है। उसके बाद पेंसिल्स एंड इरेज़र्स, ठीक है? अब हमने क्या करा इसको एग्ज़ैक्ट रिप्रेज़ेंट कर दिया पेंसिल और इरेज़र को 25, 10, 5 और 5 टू 1 इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया। ये तुम देखो ना ये एक मैट्रिक्स है अपने आप में एक मैट्रिक्स बन गई। अब इसको समझना है सीखना थोड़ा-सा बता दूँगा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो 12th में पढ़ोगे मैथ्स इसके पास है। नहीं, नहीं पढ़ोगे तो एआई में तो आ ही रही है। रो 1, रो 2, रो 3 का ऐसा कोई काम नहीं है बट फिर भी समझने के लिए इम्पोर्टेंट। अब क्या करा हमने सारी रोज़ को पेंसिल और रोज़ में क्या लिखा हुआ है पेंसिल और इरेज़र और इसको हम चेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस 25 और 5 हमने कॉलम ऐसे कर दिया। तो यानी कि ये क्या है कॉलम्स क्या दिखाते हैं? दिखा रहा हूँ। ये कहता है तुम ये बताओ। पेंसिल है ना ये पेंसिल है, ये इरेज़र है। अगर ये अदिति आ गया यहाँ पर अदिति है क्या है? अदिति, आदित्य एंड मनु और यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारे पास पेंसिल एंड इरेज़र। समझ रहे हो? बस थोड़ा-सा इनको
ऐसे कर दिया टेबल, अच्छी खासी ऐसी ऐसी थी, उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया टेबल को यार। तो वो दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझना बस जरूरी है, हर एक स्टेप को समझते हुए चलना। अब क्या करेंगे हम, एंट्रीज इन द कॉलम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स, वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू लिखनी है तो फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स को सॉल्व करना असल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है जो भी चीज है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एम रोज एंड एन कॉलम्स की तरीके से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि रोज पहले आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रो है तो 3 into 2 या 3/2 की मैट्रिक्स है, नॉट 2/3, वो थोड़ा सा अलग होगा, बट 3/2 की मैट्रिक्स है, 3 into 2 की मैट्रिक्स है। वैसे ही ये मैट्रिक्स 3 into 2 की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स 2 into 3 की मैट्रिक्स है, बिकॉज यहाँ पे रो पहले आ रही है ना, 2 रोज है और कॉलम्स 3 है, और रोज को हम एम कर देते हैं और कॉलम्स को हम एन भी कर देते हैं, और एम इंटू एन, और सिंपली एम एम बाय एन भी कर सकते हैं उसको। 3/2, 3 into 2, 6 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स इसका ही नंबर है ना कि एलिमेंट्स को दर्शाता है कितने एलिमेंट्स हैं एक्चुअली। Each individual element is represented by A, I, J, where I and J, I represents row and J represents column. In general, A, I, J is an element lying in the ith row and jth column. And we can also call it as I, jth element of a matrix. यानी कि अगर ये मैं हिसाब किताब में इसको मैं क्या दे सकता हूँ, A, I, J, I पहले आएगा बिकॉज I यहाँ पर रो पहले आती और फिर कॉलम आता है। तो कहने का मतलब आ, यहाँ पे हम कर सकता हूँ मैं √2 2 और 2 2,2 कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, या फिर 2,2 या 2 2 कर सकता हूँ। तो 2 2 बिकॉज सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इस तरीके से। अब आते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे, समझ लिया कैसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को या क्या क्या चीजें। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं, बट कैसे, कैसे क्वेश्चन ये है कैसे। अगर हमें प्लस करना हो किसी दो मैट्रिसेस को, हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव आइटम लेंगे, जैसे 3 से प्लस करेंगे 6, -1 से करेंगे 9, 0 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 3, 4 से करेंगे 5 एंड 2 से करेंगे 6। जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी जो A+B के फॉर्म में हो। सही। डिफरेंस कैसे करेंगे, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव डिफरेंस करेंगे, जैसे कि -2 -2 सॉरी -1 -2 +1 दैट इज -1। सही है, ये मैथ चल रही है यहाँ पे। बस इसमें याद रखना प्लस माइनस में ना रिस्पेक्टिवली प्लस और माइनस होता है, रिस्पेक्टिवली ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो उस साइड का है वो उस साइड से ऐड होगा, जो उस साइड का है वो उस साइड से ऐड होगा, सिंपल है। कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट मतलब कुछ ऐसा खास समझने वाला नहीं। अब आते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का होता है रोज और कॉलम्स को जब आप इंटरचेंज कर देते हैं उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे कि ए डैश रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम ए डैश से, जैसे कि एक मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं यही है, इस मैट्रिक्स को अगर हम ले ए मैट्रिक्स को ले तो ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो तुम यहाँ समझ लो। अगर मैंने इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया तो रो की जगह कॉलम एंड कॉलम की जगह रो, जैसे कि -2 -1 सॉरी -2 1 6 और 10 5 और 3। अगर तुम्हें ट्रिक समझनी है तो देखो -2 और 7 साथ में रहेंगे तो ऐसे कर सकते हो। वैसे अगर तुम इसका एग्जाम्पल देखो 8 और 7, तो 8 7 नीचे आ गया, बस वो उतर गए नीचे, है ना। ट्रांसपोज यही है, और ट्रांसपोज का तरीका ये होता है जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर अगर वो m/n के होगा, m/n के फॉर्म में होगा तो वो n/m के फॉर्म में आ जाता है। ये ट्रांसपोज का मतलब होता है ना। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम की जगह करना, कॉलम को रो की जगह करना, और उसकी प्लेस में रिप्लेस कर देना उसको, ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का फायदा क्या होता है समझ लो, एक मिनट। सबसे फायदा बताया है इन्होंने, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ लेते हैं ना, कुछ खास है नहीं बताया इन्होंने। मैट्रिसेस खत्म कर दिया, अच्छा पूरा फिर मैट्रिसेस अच्छा आया ही नहीं है ज्यादा, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन समझ लेते हैं। मैट्रिसेस आर यूज थ्रू आउट द फील्ड ऑफ एमएल, image processing, digital images can be represented using matrices. Each pixel on image has a numerical value. These values represent the intensity of the pixel. Grayscale or black and white as a pixel 0 to 255, smaller values closer to 0, where bigger ones closer to 250 represent lighter or whiter shades.
recommends the systems use matrices to relate with users and purchase. In the NLP, vectors depict distribution of particular word in a document. Vectors are one-dimensional matrices. Vectors are one-dimensional matrices. तो vectors भी 12th में पढ़ोगे, बट समझ में आया इतना ट्रांसपोज। अब देखो, शायद जैसे मुझे याद आ रहा है, इसके बाद वाले यूनिट में इसका यूज नहीं है मैट्रिक्स का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नेक्स्ट वाले यूनिट में भी इसका कुछ यूज नहीं है। तो बट क्यों दिया, कुछ तो रीजन से दिया हुआ है, नॉट वेरी श्योर, बट जो भी है। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? देखो, मैं एनसीईआरटी चल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर के मैट्रिसेस पूरा समझा दूँ, बट फायदा कुछ नहीं होगा उसका। हमें मैट्रिक्स जितना लिखा हुआ है उतना समझना है। नेक्स्ट यूनिट में अगर मैट्रिक्स का यूज हुआ तो मैं मैट्रिक्स रिवाइज तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, जाहिर बात है। और मैट्रिक्स का जो भी वो पार्ट होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, और वो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज उसमें एप्लीकेशन आ रहा होगा मैट्रिक्स का, या फिर मैट्रिक्स का यूज कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है बता देते हैं। अगर तुम बहुत क्यूरियस हो तो जाओ फिर सर्च करो इंटरनेट पर, बहुत में वीडियोस और यानी जिस पेपर्स मिल जाएंगे, और जो गूगल पे सर्च करोगे सिंपल, तुम्हें सिंपल फॉर्म्स में मैट्रिक्स समझा देंगे अगर तुम्हें ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? स्टेप होता है, क्रूशियल स्टेप होता है एमएल के प्रोसेस में, जहाँ पर डेटा को भेजने से या फीड करने से पहले हम मशीन लर्निंग मॉडल के लिए ज़्यादा फ्रेंडली बनाते हैं, मशीन लर्निंग फ्रेंडली बेसिकली। प्रोसेस होता है मिसिंग डेटा व्हेन वैल्यूज आर एब्सेंट, डिलीटिंग रोज, स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग मिसिंग डेटा इंक्लूड डिलीटिंग रोज, या तो रोज और कॉलम डिलीट कर दो, या फिर वैल्यूज को एस्टिमेट कर दो, या फिर एल्गोरिदम्स कर दो, लेकिन जैसे जो कि मिसिंग डेटा को फिल कर दे। तुम्हें याद होगा शायद, इसने 10th क्लास में आईटी पढ़ी होगी, उसमें गोल सीक और सॉल्वर थे। कैल्क पढ़ा, लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन आता था गोल सीक के नाम से, या फिर गोल सॉल्वर के नाम से। उस टाइम हमने पढ़ के छोड़ दिया कि भाई क्या जो है, लेकिन पता है वो बहुत काम आता है। गोल सॉल्वर और गोल सीक आपको मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने में बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। ऑल्दो बहुत छोटा रूप था उसका, बट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आपको कुछ टारगेट वैल्यू पता हो, और काफी यूजेज है उसका नल वैल्यूज हैंडल करने में। आउटलायर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट जो कि सारे डेटा से बहुत ज्यादा अलग होते हैं ड्यू टू एरर्स और रेयर इवेंट्स। एरर्स भी हो सकते हैं और रेयर इवेंट्स भी हो सकते हैं। डीलिंग विद आउटलायर्स इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग देम, ट्रांसफॉर्मिंग और यूजिंग रोबस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट रिड्यूस करने में। कभी एवरेज जो मीन जो लेना है बहुत अलग ना आ जाए, हटाई दो उसको, या फिर उसको नॉर्मलाइज कर दो। इनकंसिस्टेंट डेटा, टाइपोग्राफिकल एरर्स और चीजें। डुप्लीकेट डेटा आइडेंटिफाई करो, रिमूव करो, सिंपल। ये तो कुछ ऐसा खास नहीं है, रिमूव करना ही पड़ेगा, कुछ है नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कैटा categorical variables are converted to numerical variable, new format features are added, identified and existing features are modified. Reduction क्या होता है? Number of features in a data set is done, data set too large to handle sampling techniques. Integration क्या होता है? Data stored in multiple source merged or aggregated together, then it ensures similar scale and distribution. Feature selection क्या होता है? Most relevant features which contribute to most target are selected, if data is removed. मॉडलिंग एंड इवैल्यूएशन, डेटा जब प्री प्रोसेस हो गया तो उसको दो भागों में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, डेटा सेट में बांट देते हैं। ट्रेनिंग सेट ट्रेन करने के लिए, टेस्टिंग सेट टेस्ट करने के लिए, या फिर इवैल्यूएट करने के लिए प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग मॉडल। वाइल मॉडलिंग, appropriate ML algo are chosen based on the nature of problem, classification, regression, clustering। ये सब तुम चीजें पढ़ोगे नेक्स्ट यूनिट में, ये सब चीजें आ रही है। रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होता है। Techniques train test split cross validation. Train test split the model with training set using cross validation. Model depends on F1 score और ROC curve। ये सब तुम्हें बताया जाएगा। आर स्क्वायर मेथड ये सब बताया जाएगा। पियर्सन आर, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें हैं। मीन स्क्वायर एरर मेथड बहुत चीजें हैं। टुडेज वर्ल्ड हाउ डेटा इज इंपॉर्टेंट एआई वे बिग सिटी बिग। ठीक है, यहाँ पर भाई तुम्हारा यूनिट कंप्लीट हुआ, और इस यूनिट को मैं कहूँगा इसके यूनिट के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ग्राफ में बहुत चीज़ें हैं, और काफ़ी और कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी है, जो मैं तुम्हें बताया था कि रिकमेंड ये है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, जाके तुम नोट्स बना पाओगे। अच्छा जी, फिर देखो, चॉइस इज योर्स, पढ़ना तुम्हें है, मैं एग्जाम में दूंगा तुम्हारे बदले का, बट कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होती है कि यार अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या तुम मुझसे कुछ थोड़ा बहुत भी जरा बुरा भी कुछ अगर सीख पा रहे हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, तो ये चीज़ है। बाकी इफ़ यू एनी अदर डाउट्स, कुछ और डाउट है, कुछ भी और चीज़ें हैं, कमेंट्स में डाल देना, आई रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स एज वेल। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।